चलिए, हुमा आ गई हैं। जी सर आ गए। वेरी गुड। तो आज जो है ना, जी सर। दरअसल 20वीं क्लास जो है, इसी वजह से कल मैंने बोला कि 8:30 से सोशियोलॉजी वाली रखेंगे, 7:30 से, क्योंकि 8 बजे तक 8:30 बजे तक हो जाएगी। तो हमारे जी बीच सर, में जो है खाने वाला टाइम जो है वो थोड़ा आपका हाँ थोड़ा फ्री हो जाएगा। हम्म तो वो टाइम जो है फ्री हो जाएगा। जी सर, ठीक है फिर। हाँ तो कल से टाइम से रख लेंगे, कोई बात नहीं फिर। ठीक है। सब आ गए अब? ऑलमोस्ट गए सब सारे। कहाँ गया हमारा पेन? आप लोगों ने वेट किया 15-20 मिनट, 15 मिनट एटलीस्ट, तो उसके लिए सॉरी, सबसे माफी चाहता हूँ। और ठंडी में सब लोग बच बच के रहना भैया, बहुत ठंडी हो रही है। सर ठीक है। बहुत ज्यादा हो रही है, 4 डिग्री रात में जाता है टेम्परेचर। चलो, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो, गुड इवनिंग। हाँ सभी, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में, याद होगा आपको, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान पढ़ाने का बोला था। यहां से स्टार्ट करते हैं। विशाल आ गए हैं? राज और विशाल दोनों? स्वयं सहायता बोल नहीं रहे हैं, दोनों आ गए हैं तो बताओ। स्वयं यस सर। सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, मुझे देखना पड़ेगा, ये बोलेंगे नहीं। अच्छा, विशाल तो आ गए हैं। राज को भी बोल ही दो कोई, सूक्ष्म वित्तीय हाँ सर आ गया हूँ। अच्छा, तो बोल दिया करो भाई। आप लोगों को मैं इतना याद करता हूँ और आप लोग बोलते नहीं हो, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। हम तो ऐसी चोरी जो है ना, तब करते थे जब हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था, टीचर चिल्ला रहा है, हम जो है बेंच के नीचे छुप जाते थे। पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। चलो, तो स्वयं सहायता समूह, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, प्रभा भी आ गई है ना? हाँ सर आ गए। तो एसएचजी जो है, स्वयं सहायता समूह, ये एक ऐच्छिक संगठन, ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर है। ये आपको कोई फोर्सफुली नहीं इनका जो है मेंबर बनाएगा, आपकी इच्छा पर। तो सबसे पहली बात कि ये ऐच्छिक समूह है। इसके अंदर जो है कुछ सदस्य एग्जिट होकर के आपसी सहयोग के माध्यम से साझा हित को क्या करते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं, आपसी सहयोग के माध्यम से। अब इसका कोई भाई यूनिवर्सल यानी वैश्विक कोई प्रारूप नहीं है, और न ही कोई उद्देश्य है कि पर्टिकुलर इसका ये कोई प्रारूप है या कोई पर्टिकुलर इसका कोई उद्देश्य है, ऐसा कुछ नहीं है जो स्वयं सहायता समूह है। लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो वैश्विक है, मतलब पूरी दुनिया में जो स्वयं सहायता समूह देखे जाते हैं, अब ये आपसी सहयोग पर आधारित होते हैं। अब एसएचजी का सबसे जो सामान्य प्रारूप है, जो प्रचलित प्रारूप है, वो 5 से 10 महिलाओं का एक ग्रुप है। अब जैसे कि प्रभा ने एक क्वेश्चन भी परसों के दिन पूछा था, इवन मुझसे फोन में पूछा था कि सर यहाँ पे 5 से 10 महिलाओं का मतलब क्या है। देखो बेटा, इसमें ये नहीं जरूरी है कि इसमें सिर्फ महिलाएं रह सकती हैं, पुरुष भी रह सकते हैं। इस समूह को जो है 5 से 10, 15, 20 पुरुष जो है ग्रुप को बना सकते हैं स्वयं सहायता के तौर पे। लेकिन दरअसल आप अपने देश में देखेंगे तो पुरुषों के पास जो है जो जॉब है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो ज्यादातर जो है जॉब पुरुषों के पास है। लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाओं के पास जॉब नहीं है, मतलब वो वित्तीय तौर से आत्मनिर्भर नहीं है। और ये स्वयं सहायता समूह जो है महिलाओं को वित्तीय तौर से आत्मनिर्भर करने का एक माध्यम भी है। जैसे कि आज मैं एक जन से बात कर रहा था, तो उनने जो फाइनेंस बेचती है, फाइनेंस मतलब सेल करती हैं, यानी इंश्योरेंस सेल करती हैं। लेकिन उनके दरअसल ससुराल में जो है, मतलब उनके जो ससुर हुए, वो कहते हैं कि नहीं, 2 साल एक काम कर लो, आपकी 2 साल अभी जो है बहू बन के घर में रह लो। लेकिन वो अपने बेटे को नहीं कहेंगे कि 2 साल आप जॉब मत करो, बेटा बन के घर में रह लो।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दरअसल सोसाइटी वो पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक समाज है। पर यहाँ पर बुरा मत मानिएगा, निधि मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दरअसल ये स्टोरी निधि की है, निधि उपाध्याय अर्थात प्रतिभा उपाध्याय, इनकी भाभी की स्टोरी है ये, ठीक है। तो मैं जितने नाम और स्टोरी यूज करता हूँ वो कभी ना कभी अपने बच्चों के, पुराने बच्चों के, नए बच्चों के, या फिर उनके रिलेटिव या उनके घर वालों के, ठीक है। तो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह का मतलब कि जो महिलाएं हैं, अब जैसे मान लो इनकी भाभी है, तो भाभी को इनके जो है उनके ससुर जी ने बोल दिया, उनके पिताजी ने बोल दिया कि आप जो है, पहले वो बहुत अच्छा वर्क कर रही थी इंश्योरेंस सेक्टर में, एक मतलब इमिनेंट महिला थी, लेकिन अब बोली कि नहीं, आपको 2 साल तो एटलीस्ट जो है घर में रह लो। तो अब उनके लिए क्या है, अब वो कोई ना कोई, अब देखो कोई महिला कमा रही है और ठीक ठाक कमा रही है, तो अब वो कोई ना कोई चीज ढूंढने का प्रयास करेगी। तो इस वजह से ये जो है महिलाओं के बीच जो स्वयं सहायता समूह है वो ज्यादा पॉपुलर हुए, ठीक है। तो अब ये आपसी मतलब जो कोऑपरेशन, आपसी सहयोग के माध्यम से अपनी आजीविका सुनिश्चित करने का एक प्रयास मतलब ये माध्यम है स्वयं सहायता समूह। अब ये क्या करती है, ऋण लेती है, और इससे एक जो फंड कोष तैयार होता है, और उससे जो एक सूक्ष्म कारोबार, कुछ भी छोटा मोटा जो कारोबार है वो चूंकि मतलब कारोबार करती हैं। अब दरअसल यहाँ पर जो महिलाएं हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। अब इनका कोई साफ सोच इतिहास, ऋण का इतिहास नहीं होता है कि मतलब इन्हें कभी ऋण लिया, अगर लिया भी तो कई बार जो है चीजें टाइम पे नहीं दे पाती, तो इनका कोई साफ सोच इतिहास नहीं होता है। तो बैंकों से ऋण प्राप्त करना इनके लिए बहुत मुश्किल भरा हो जाता है, क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो अब भैया पैसा तो चाहिए, तो इनके लिए फिर जो है ये सूक्ष्म वित्तीय संस्थान जो है हनुमान जी के तौर पे और इनके लिए आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब बैंक, भाई देखो बैंक का तो बड़ा क्लियर फंडा है, अब तो कुछ चीजें लचर हो गई हैं। नहीं, एक टाइम पे खाता खुलवाने में जो है ना नानी याद आ जाती थी, तो ये हाल था बैंकों का। लेकिन जब से जो है, अच्छा मुझसे अगर कोई पूछे कि सर ये बताओ कि मोदी जी के 8 साल में सबसे सफलतम और सबसे जो असफलतम योजनाओं में से 2 का नाम बता दो, तो मैं सबसे सफलतम योजनाओं में बोलूंगा कि प्रधानमंत्री जनधन खाता जो योजना थी, जनधन योजना। और सबसे असफलतम जो है वो आज जो एक फैसला भी आया है उस पे, और मैंने उसे मतलब यूज भी कई जगह लेख पे उस पे लिखे हैं, कि जो है नोटबंदी। नोटबंदी एक ऐसी योजना रही, मैं 2 मिनट पे इस चीज को फिर वापस अपने टॉपिक पे आएंगे। तो नोटबंदी एक ऐसा जो है इनका निर्णय रहा कि बहुत असफल निर्णय रहा, और इसी वजह से आपने देखा उस समय जेटली साहब हमारे जो है फिनांस मिनिस्टर थे, तो रोज शाम में आते थे और रोज नई नई तरकीब वो बताते थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नियम लागू होगा, वैसा नियम। तो इसमें दरअसल होमवर्क नहीं किया गया था। लेकिन सबसे सफलतम योजना अगर रही इनकी, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब वापस दोबारा अपने टॉपिक में आ जाते हैं। तो अब बताओ, इन महिलाओं को तो भैया अपना पैसा, मतलब इनको पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से, पैसे है नहीं, पैसे के लिए तो प्रयास कर रही हैं, अब बैंक दे नहीं रहे हैं। तो फिर अब रोल किसका आ जाएगा, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का रोल आ जाएगा। अब सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की अगर हम बात करें, माइक्रो फाइनेंस की बात करें, तो माइक्रो फाइनेंस को स्टार्टिंग में जो है मतलब इनको आरबीआई नियंत्रित नहीं करती थी, प्रारंभ में इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करती थी। वे स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को कम धनराशि का ऋण प्रदान करती थी, बहुत ज्यादा पैसा नहीं देती थी, कम धनराशि का ऋण देती थी। और ऋण जो है व्यक्तिगत स्तर पर दिए जाते थे। कैसे? यानी इंडिविजुअल दिए जाते थे। ऋण की वापसी की जिम्मेदारी, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वापसी को जिम्मेदारी पूरी समूह की होती थी। परंतु भारत में एसएचजी जो है असफल हो गए एक तरीके से। बाद में कुछ चीजें मतलब आई, लेकिन स्टार्टिंग फेज में ये जो एसएचजी है वो असफल होने लगे। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास संसाधन की कमी नहीं, इतना पैसा इनके पास है नहीं, है छोटे वैसे ही है वित्तीय संस्थान, तो इनके पास संसाधन की कमी रही। अब वे बैंकों से ऋण लेकर के एसएचजी के लोगों को जो है ऋण देते रहे, इसमें से ब्याज की दर जो है उच्च रहती थी। तो चूंकि जो ऋण की जो धनराशि है वो कम हुआ करती थी, और एसएचजी के सदस्य कई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो है इंस्टीट्यूशन से या ऐसे संस्थानों से पैसा ले लिया करते थे। अब अधिकांश जो एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो असफल हो गए थे। अब क्योंकि अपना रूपांतरण एक सूक्ष्म इंटरप्राइजेस के तौर पे नहीं कर पा रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण एक कारोबार को सफल करना जो है चैलेंजिंग हो रहा था।
तो ऋण के तौर पे प्राप्त धनराशि जिसका प्रयोग निवेशक मतलब जो निवेश के उद्देश्य से होना है, वो लोग दूसरे उद्देश्य से कर लेते थे। इसको उदाहरण मैं इसमें अपना उदाहरण देता हूं, ऐसे समझो। देखो भैया, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये ऋण दे रहे थे एसएचजी को, स्वयं सहायता समूहों को। क्यों? क्योंकि बैंक ज्यादा ऋण दे नहीं पा रहे थे। ये पैसा किससे लेते थे? बैंकों से ही पैसा लेते थे। तो भाई बैंकों का भी तो ब्याज दे रहे हैं इन लोगों को, मतलब ये ऐसे संस्थानों को। तो ये पब्लिक को मतलब जो स्वयं सहायता समूह के जो मेंबर है उनको ऊंची दर पे पैसा देते थे। अब इनके पास पहले से भी पैसे नहीं है, तो ये जब ये असफल होने लगेंगे तो क्या होने लगेगा? ये भी असफल होने लगेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो स्वयं सहायता समूह असफल हुए और उसकी वजह से ये भी असफल हुए? इन दोनों के पीछे की कहानी में एक जो है अपना ही उदाहरण देता हूं। जैसे सॉरी, मेरी मम्मी को जो है टाइम नहीं रहता है, वो एसएचजी से नहीं जुड़ना चाह रही थी, या फिर उन्हें नहीं मतलब इसके बारे में आइडिया था। पर मेरी कजन ने बताया उस समय, अभी मेरी कजन की शादी हो गई पिछले पिछले साल, वो तब जो है इस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में वर्क करती थी। तो उन्होंने बताया कि देखो बड़ी माँ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ जाओ, और तो आप ऐसे करो कि इतना पैसा ले लो, निकाल लो। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखना जरा, एक एसएचजी जो है बना, लगभग जो है 18 से 20 महिला थी उस ग्रुप में। सभी ने जो है बैंक से, अब ऐसे ही संस्थान थे तो बैंकों से उनने जो है, उनने वित्तीय संस्थान से नहीं लिया ऐसे, बैंक से उनने जो है सभी ने कोई 1,20,000, ठीक है, या कोई जो है 50,000 ऐसे रुपए निकाल लिए। ये सभी जो है इन्होंने बैंक से क्या है, पैसे निकाल लिए। ये महिलाएं दरअसल एसएचजी का मेन उद्देश्य क्या था कि कोई ना कोई अपना कारोबार शुरू करेगी ताकि उसके माध्यम से अब क्या कर सके, अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सके। अब मान लो कि इनने जो है चिप्स बनाने के लिए पैसा लिया था बैंक से। बैंक को बताना होता है कि हम एसएचजी चलाते हैं और वो जो है ये कारोबार करती है, वो चिप्स बनाएगी, क्या बनाएगी बताना होता है। इनने झूठ बोल के पैसा ले लिया। किसी ने अपनी बिटिया की शादी में पैसा यूज कर लिया। हमारी माँ तो बहुत ही होशियार निकली। हमारी माँ ने क्या किया कि इस पैसे को लिया और गांव में ब्याज दे दी, मतलब इंटरेस्ट पे 24% पे। अब समझो, ये 24% पे, गांव में यही ब्याज का रेट चलता है, 2 रुपया सैकड़ा। 2 रुपया सैकड़ा का मतलब आप एनुअल जोड़ लो, जो है 24% पे पड़ेगा, ठीक है। तो इतने पे ब्याज, उनको इंटरेस्ट कितने पे मतलब मिला था पैसे, करीब करीब 9 या 10 में मिला रहा होगा मुश्किल से। वैसे भी उनने पैसा लौटाया नहीं, कोई नहीं लौटाया, तो उन्हें भी नहीं लौटाया। और वही पैसा जो उनने 1,20,000 लिया था, करीब करीब 4 5 6 7 साल होने को होंगे, करीब 3 लाख 3.5 लाख रुपया जो है उनका बन गया है। वो अगर महिला होशियार हुई ना तो दुनिया के कारोबार कर लेती हैं, ये तो मैंने देखा है। फिर मेरी मम्मी ने जो क्या किया कि मतलब मेरे बहुत सारी जमीन है, तो देखा कि लोग, अच्छा बहुत सारे लोग मतलब फालतू दिन भर घूमते रहते हैं, तो उस उन्नीस से 3 लाख रुपया बनाया। और उस 3 लाख रुपया का उनने जो है कुछ लोगों को दिया जो चरवाहे होते हैं, बकरी चरवाहे होते हैं। तो बकरी चरवाहों को उन्हीं से उन्हीं की बकरी खरीदी और उन्हीं को वापस दे दिया। अब उन्हीं की बकरी खरीद के उन्हीं को दे दिया, और वो 50% में, जिसको बोलते हैं बटैया, तो 50% में दे दिया। अभी उनके पास जो है करीब करीब मुझे लगता है 100 से ज्यादा बकरी होगा नाम का। लेकिन किसके पास है? जो चरवाहों के पास है। वो कभी देखने भी नहीं जाती हैं, हालांकि वो चोरी भी कर लेते हैं। पर उनको हर मंथ मुझे जो लगता है कि 2 4 बकरी, 5 6 बकरी वो चरवाहा बेच के 10 12 हजार रुपया दे जाता है। और ये पिछले करीब जो है 15 20, सॉरी 15 20 कह रहा हूँ कि ये जो है 2 4 5 माह है, और ज्यादा 7 7 8 माह होने को है। अब वो कुछ मतलब इसके रिगार्डिंगली कुछ काम नहीं करती हैं, न कोई उनका सेल्फ प्रूफ है। पैसा किसी चीज के लिए लिया था, लगा कहीं और दिया है। मौज से बढ़िया सा जो है, मौज से हम बोलते हैं कि अरे बैंक का पैसा दे दो, तो बोले अरे भैया परेशान मत हमें देखो किया करो कि बैंक का पैसा दे दो, जब सब देंगे हम तब दे देंगे, हमारे पास पैसे है, हम उपयोग कर लेंगे। तो आज सोचो, मतलब उनने तो दिमाग लगा लिया, ठीक है, उन्हें जिसके लिए पैसा लिया था, जिस चीज के लिए, उन्हें ना उन्हें करना था और ना ही इंटरेस्टेड थी। लेकिन उनने जो है इसका ठीक ठाक जो है उपयोग कर लिया। अब उन्हें खुद पता नहीं है कि उनकी कितनी बकरियां हैं, वो कभी देखी ही नहीं है कि मतलब कितनी है।
जानती हैं कि मेरे फला आदमी के पास, लल्लू के पास इतना है, धुलवा के पास इतनी है, धुलवा के वो बताने आते हैं कि मतलब कि भैया आपके पास इतना जो है, इतनी ये हो गई हैं। और अगर धोखे से जो है ना, उनकी ये कह देते हैं, चरवाहे कितने कलाकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनकी बकरी मर गई और कह देते हैं बकरी तुम्हारी मर गई। आज जो हमारी मम्मी से कोई जीत जाए, फिर हमारी मम्मी खून पी जाएंगी। तो अगर हमारी मम्मी की भी बकरी मर गई ना, तो बोल देते हैं कि नहीं तुम्हारी नहीं, हमारी मरी है। ये आलम है। ये सोच लो, इतना मेरी मम्मी को लोग डरते हैं, खास करके उस क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र में क्या कि आसपास के गांव में। ठीक है, क्योंकि एकदम टाइट रखती है, नहीं बोल देते हैं कि हमारे खेत में आएगा तो कहाँ जाओगे, क्योंकि तो सर पंचायत लड़ा दिए होते। तो मेरे जो फैमिली के पास, जो परिवार के पास जो है बहुत सारा जमीन का एक टुकड़ा, ये समझो कि जो पूरा गांव है वो मुझे मेरे ही इधर बसा हुआ है। तो ये हालत है। खैर तो सर पंचायत होंगे सरपंच आपकी फैमिली में? मेरे हाँ, उसका भी मैं आगे ही इसमें बताऊंगा, जब मैं एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ाऊंगा। मेरे जो है दादा के पिताजी जो थे, वो 15 साल सरपंच थे। और उस समय मैं आपको एग्रीकल्चर जो है लैंड सीलिंग वगैरह बताऊंगा, उनने जो है, ये देखो यार, चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, और अगर कोई सुनेगा तो वाट लग जाएगी मेरे ऊपर से, कोई और नहीं, मतलब मेरे घर वाले सुनेंगे। तो मेरे जो दादाजी है ना, ये पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी के अंतर्गत होता है, तो मतलब ये टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो मेरे दादाजी ने भैंस के नाम पे 10, मतलब मेरे दादाजी नहीं, उनके पिताजी, मेरे परदादा जो हुए, किसी जो है देवी जी के नाम पे कर दिया। एक कोई देवी, मतलब देवी हैं उनको, कोई देवी नहीं, सम्मान से कहना पड़ेगा, टाटुर माता। तो टाटुर माता के नाम पे 14 बीघे है। एक व्यक्ति मेरे यहाँ जो है हल हल जोतता था, पहले तो ट्रैक्टर नहीं होते थे, तो हल जोतता था, उनका नाम था बंगा। उनके नाम 14 बीघे, पहले पट्टा कर दे, इतना प्रधान को राइट्स होता था कि वो पट्टा कर लेता था, जो पट्टा होता है ना, तो पट्टा कर लेता था। तो मेरे दादाजी ने आसपास की सारी जमीन जो है ना, वो पट्टा कर डाली, जो है पहले अपने पे पट्टा नहीं कर सकते थे अपने बच्चों के नाम, तो उनने क्या किया, हरवाह के नाम, उसकी वाइफ के नाम, पेड़ के नाम, भैंस के नाम, गाय के नाम, जो आदमी होता ही नहीं था उसके नाम। ठीक है, आदमी जो है एक प्रोटोटाइप बना करके कि उसके नाम। फिर जब तब भी जो है कम पढ़ने लगे लोग, क्योंकि कुछ तो कुछ पूछता है, कम से कम अंगूठा वो तो लगता ही है ना। तो फिर उनने, मतलब हमारे जो दादा थे उनके ससुराल पक्ष के नाम, कि वो तो जमीन यहाँ से लेके जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग जो है ना, लालच आ जाती है। तो हमारे बड़े दादा के जो साले हैं, वो जमीन फिर जो है उन्हें लालच आ गया, तो मुकदमा लगा दिए, तो फिर उनसे हमें वापस जमीन खरीदनी पड़ी। तो ऐसा कई बार देखने को हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। खैर लेफ्ट दिस मैटर, अब वापस यहाँ आते हैं। मम्मी ने पैसा लिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, लेकिन इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बस महिलाओं का ग्रुप है, कुछ होता नहीं, कोई मीटिंग सीटिंग नहीं होती, कोई ये चिप्स उप्स नहीं बनाती, नहीं उन्हें बनाना है जितने लोग शामिल हैं। ठीक है, दरअसल क्या है कि इसका उद्देश्य क्या था, चिप्स बनाना। अब सब मेरी मम्मी की तरह चालाक थोड़ी ना निकली कि सभी जो है पैसा लेकर के, किसी ने तो अपने बेटवा की शादी कर ली, किसी ने अपने बेटवा की पढ़ाई के लिए भेज दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने दवाई में लगा दिया। तो बताओ जो उद्देश्य था ये क्या पूरा हुआ क्या? अब वो महिलाएं जब इसका पैसा जो स्वयं सहायता समूह के लिए लिया था, वो बैंकों को नहीं दे पाएंगी। अच्छा, बैंकों को नहीं दे पाएंगी तो क्या करेगा, बैंक डूबेगा। अब वहीं दूसरी तरफ मान लो कि सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है, इसके पास तो बहुत कम पैसा होता है, और अगर इसका पैसा डूबेगा तो ये जो है क्या हो जाएगी, इसकी स्थिति खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो स्वयं सहायता समूह इसके चलते असफल हुए, और ऑब्वियसली जब ये असफल होगा तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थान जो है खुद में खुद वो असफल होने लगेंगे। ठीक है, बताओ यहां तक चीजें समझ आएंगी कि नहीं? हाँ सर, आ गई। पक्का? सर अभी जो एसएसजी कार्यरत है वो आरबीआई के अंडर में नहीं है? अभी इस पे बात कर रहे हैं हम, जो है कि ये कौन कंट्रोल करता है, अभी पूरा है, अभी बताता हूँ। ठीक है, एक है ये सर। पूरा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है ये। हम्म। ठीक है, यहां तक बताओ सर अगर समझ आ गया हो। मेरे को तो सर रिलेट कर दिया, मैं क्या हो मेरे गया? साथ में भी, मेरे साथ सर ये तो मैंने देखा है। अच्छा देखे हो, चलो। ऐसे जी जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में ना, मैं अभी सर्वेयर हूँ। हाँ तो हाँ। राजस्थान एमपी, तो हम्म उधर सवाई माधोपुर में हम्म ये जो महिला का समूह रहता है ना, हम्म तो इनको लोन मिलती है। स्वतंत्रता फाइनेंस, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस हम्म। एक कंपनी है। हाँ हाँ, तो वही वो ये लोगों सूक्ष्म वित्तीय संस्थान के अंतर्गत आती है। हाँ, ये लोगों क्या करते हैं, ये लोन
के अमाउंट के साथ इनको इंश्योरेंस देते हैं उनके घर का, 1 लाख रुपए तक का। हम्म। तो अगर बाढ़ उधर अभी आई थी, 2 बार जाके आया मैं उधर, सर्वे करके आया। तो इसकी भी बाढ़ आई, कहानी बताऊंगा। मैं पूरी, यानी मेरे जितना मैं बोलूं 1 साल में मेरे जितना कोई गांव नहीं घुमा होगा मैं। अच्छा। एमपी, राजस्थान, केरला में भी गया था। तो उधर से उधर मुथूट माइक्रो फाइनेंस हाँ था। हाँ। तो उनके यानी लोन के साथ सबको तो घर के लिए इंश्योरेंस मिल जा रहा था। हम्म। तो मैं सोचता था कि अभी मेरे को क्या नहीं मालूम क्या, तब मैं बोला कि ऐसी कौन सी चीज पढूं कि सब मुझे मालूम पड़े। तो सब निकल रहे हैं, मेरे को जो जो जानना था सब आ रहा है कि अच्छा ये था गेम, स्वयं सहायता समूह है वो सब, एसएचजी है। तभी तो रिलेट किया इसके लिए। चलिए, एक और जैसे कि इनने बताया जो बाढ़ वाला, मैं बाढ़ वाली भी कहानी बता देता हूँ। मेरे बगल के गांव में एक गांव है पुकारी, एक पंडित जी हैं। और बुरा मत मानिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे पंडित जी भी हैं। पंडित जी की एक खास बात होती है कि पैसे से ऐसे कुछ चिपकते हैं ना, कि मतलब फिर जो है बहुत मुश्किल होता है। तो वो पंडित जी जो है ना, मतलब उनकी एक हैबिट है, वो एक जुलाई आएगा, हम हमारे गांव के बगल से केन नदी, उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं कि जो बालू है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में ही क्यों, सबसे अच्छी बालू जो है केन नदी की मानी जाती है। और जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश पीसीएस देना है तो ये ध्यान रखना, ये फैक्ट है। मेरे बगल से निकली है केन नदी। केन नदी जाके यमुना में जुड़ जाती है। तो केन नदी दरअसल जो है ना, वो क्या करते हैं कि वो पंडित जी पुकारी वाले, वो जुलाई का टाइम आएगा तो छत, मतलब एक मड़ैया, मड़ैया समझते हो कि उसमें घास फूस डाल देंगे ऊपर, और नीचे चार वो जो खंभे टाइप थूनी बोलते हैं लकड़ी की, तो गाड़ लेंगे। और अभी वैसे ही नहीं रहेंगे, लेकिन जब नदी बाढ़ पर होगी, ठीक है, तो अब नदी बाढ़ पर होगी, अब वो जो है टापू टाइप पे मड़ैया बनाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई है बीच में, और उन्हें पता है पत्थर वत्थर है कि वो इतना नहीं नदी आएगा कि उन्हें बहा ले जाएगा। बस तो जब नदी आ जाएगी, वो मतलब घिर जाएंगे, तो वो मड़ैया को गिरा देंगे। और फिर फोन करेंगे, हमारी तहसील पड़ती है ना रैनी, और फिर फोन करेंगे कि दरअसल मेरा ये घर है, तो मुझे निकालो। तो वहां अधिकारी प्राधिकारी गण जो आएंगे तो उनको नाव से निकालेंगे, और सर उसी टाइम पे ये लिखवाएंगे कि जो है मेरा ये घर क्या हो गया है, बह गया है। अब होता दरअसल क्या है कि अगर ऐसी इस कंडीशन में, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसके घर की भरपाई मतलब पैसा देती है। हर साल मैं पिछले 15 सालों से, मतलब ये उनकी, अब देखो वो नियम के तहत काम करते हैं, नियम नियम ही है, करना ही पड़ेगा, फोटो वोटो बकायदे वो खिंचवाते ही है। और कुछ कोई कर नहीं सकता है तो ऐसे ही करते हैं, और हर साल पैसा करीब 1.5 लाख रुपया देती है सरकार, 1.5 लाख मजा काटते हैं 5 दिन का ये। तो ये भी तरीका है। तो लोग जो है कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। अभी जब मैं आपको क्या समझा रहा था, एक टॉपिक समझा रहा था, एसएचजी। इन्फ्लेशन। मैंने आपको बताया था कि जो 25 पैसे जो है ना, आज भी क्या है 25 पैसे का, ये चलन में है। टाइम था कि 50 50 पैसे, पैसे हाँ, बोले था। 50 पैसे, 50 पैसे, ठीक है, 10 रुपए तक का भुगतान कर सकते हो। एक टाइम था 25 पैसे चलन में था। तो 25 पैसे अब बस चलन में ही था, ठीक है उस समय। तो वो व्यक्ति इंदौर के थे और वो जा रहे थे, मतलब वकील भी थे, तो जाया करते थे बिना हेलमेट लगाए। पुलिस वालों ने कई बार रोका, तो वो बहुत सारे 25 पैसे इकट्ठा कर दिए थे। तो उनने क्या किया कि उनने पेनाल्टी लगाई, तो उनने जो है 25 पैसे दे दिए। और थे वकील तो उन्हें पता था चीजें, तो उनने दिखा दी। तो द इंडियन एक्सप्रेस में इनका पूरा आर्टिकल आया था इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब वापस चलते हैं हम अपने इस पे। देखो भाई, यहाँ पर अधिकांश जो एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो असफल हो गए। अब अपना रूपांतरण जो है एक सूक्ष्म इंटरप्राइजेस के तौर पे ये नहीं कर पाए, मतलब एक छोटी कंपनी के तौर पे ये नहीं कर पा रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की वो बहुत ज्यादा कमी है। इसके कारण कारोबार में सफल बनाना जो बहुत चैलेंजिंग हो जा रहा है। और ऋण के तौर पे जो पैसा मिलता है, जो प्राप्त धनराशि है, जिसका प्रयोग निवेश के उद्देश्य से होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे होना चाहिए, वो कैसे हो जा रहा है, परिवार के दबाव के कारण वो लोग खुद कंज्यूम कर ले रहे हैं, और इसके कारण ऋण की वापसी में चूक होने लगती है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने जबरन वसूली प्रारंभ कर दी, डंडा उठाया और कि कैसे नहीं दोगे।
तो भाई इसके कारण जो उनकी लोकप्रियता है उसमें कमी आई कि भाई अगर मान लो कि कोई जबरन ऐसा कुछ करेगा प्रॉब्लम तो आएगी, तो उनकी जो है लोकप्रियता में कमी आने लगी। इस पूरी व्यवस्था जो है धीरे धीरे असफल होने लगी। अब जो है बात आती है 1992। तो 1992 में नाबार्ड ने जो है एसएचजी को बैंकों से जोड़ने के उद्देश्य से एसएचजी यानी बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया। किसने? बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया। प्रारंभ में ये व्यवस्था एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे थी, यानी प्रयोगात्मक थी, लेकिन इसके अंतर्गत स्टार्टिंग में 500 एसएचजी 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ा गया, बैंक से कनेक्ट किया गया, और ये जो प्रयोग रहा ये सफल रहा। इसका विस्तार किया गया। अब नाबार्ड ये दावा करती है कि इस योजना का जो लाभ है करीब 100 मिलियन इससे ज्यादा परिवारों को हुआ है। अब ऐसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने 1998 में माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट, प्लीज लिख लेना कहीं पे, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना करी। और इस विभाग ने 2 जिलों में जो है एक प्रोजेक्ट ई शक्ति स्टार्ट किया। इसका जो विस्तार है अब लगभग 120 जिलों से ज्यादा हो चुका है। इसका उद्देश्य देश में जो कार्यरत एसएचजी का कंप्यूटराइजेशन रहा है। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और एसएचजी को सशक्त करने के उद्देश्य से, मजबूत करने के उद्देश्य से आरबीआई ने वाईएस मालेगाम के नेतृत्व में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगेन प्लीज फोकस, एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान और स्वयं सहायता समूह, इनको मजबूत करने के उद्देश्य से आरबीआई ने वाईएस मालेगाम, स्पेलिंग लिख देता हूं क्योंकि वाईएच मालेगाम, वाईएच मालेगाम, इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया और एसएचजी और एमएफआई के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से इस समिति ने जो है कुछ रिकमेंड किए, कुछ रिकमेंडेशन दिए। यहां तक बताओ, फिर हम आगे जो है वाईएच मालेगाम समिति है उसके रिकमेंडेशन जो है आगे पढ़ेंगे, पर यहां तक बताओ आप। सर समझ आएगा? पक्का? सभी लोग बता दो। सर ये 1992 में ये नाबार्ड ने 500 बैंक लिंक हुए सूक्ष्म के साथ। हाँ देखो, नाबार्ड ने जो है एसएचजी को बैंकों से जोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे था, ये प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन ये सफल होने लगे। जब ये सफल होने लगे ये, तो इसको एक्सटेंड किया गया, इसको फिर क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, विस्तार कर दिया गया। ठीक है, ओके राज? ओके ओके ठीक है। अब देखो इसके बाद हाँ, इसके रिकमेंडेशंस देख लो। एक मिनट, अब कल से जो रितेश सर है ना, वो मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कशन करने वाले हैं, और हम क्या करेंगे कि जब क्लास समाप्त होगी कल से ही, मैं आपके जितना टॉपिक हो गया है 2-2, 3-3 इकोनॉमी के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, कल से। ठीक है सर। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और पीटी का जो रिचा मैम के साथ है आप कर ही रहे होंगे। ओके, सब पॉलिटी हो रहा है रीचा मैम हाँ, तो के साथ धीरे में। धीरे सारे सब्जेक्ट होंगे। हाँ वो तो सर, वो पॉलिटी एमसीक्यू भी करा रही है और पढ़ा भी रही है, मतलब अच्छा समझा रही है मैम। हेलो सर, ये हाँ। पॉलिटी की क्लास चालू हो गई? कल से चालू होगी रितेश सर की। आप देखो पॉलिटी के हमारे पास दोनों बहुत बिंदास टीचर हैं, अगर रिचा मैम के साथ करना चाहें तो उनके साथ आप जो है क्लास कर सकते हो। अगर आप जो तो है सर न्यू हाँ। बैचेस कब से चालू होगी पॉलिटी की? क्या चीज? न्यू पॉलिटी की कल से कल से 12 बजे। तो हिस्ट्री 11 बजे, फिर 12 बजे ये 11 बजे हिस्ट्री, और 9 AM पर ये रिकॉर्डेड सेशन रामायस चैनल पे पड़ जाएगा, तो कभी भी इसे सर ये कौन करा रहा है जो मतलब करंट अफेयर है? वो मैं करवा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो सर ये करंट अफेयर, सर इस करंट अफेयर में सर पीटी का कवर हो जाएगा? पीटी के लिए जब लास्ट का 1 माह बचेगा ना, ठीक है, तो करंट अफेयर्स को हम 1 साल का करंट अफेयर्स उठाएंगे पूरा।
ठीक अच्छा है। सर, हम वो कर रहे हैं सर, दृष्टि मंथली करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं, तो सर उससे हमारा पीटी कवर हो जाएगा ना? हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है सर। तो लास्ट में जो है करंट अफेयर, अभी ये जो है 2023 और 24 के बच्चों के लिए है। डेली जो न्यूज़पेपर आता है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि हिंदी माध्यम में बच्चों को इशू होता है, ठीक है। तो ये वाला भी करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहां तक चीजें हो गई। इसके बाद जो है आगे हमने क्या, वाइच मालेगाम, वाईएस मालेगाम, मालेगाम कमेटी के रिकमेंडेशन। तो पहला क्वेश्चन अगेन प्लीज यहां पर ध्यान रखना, इकोनॉमी बहुत टेक्निकल जो है सब्जेक्ट है, बहुत समितियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गलत करते हो वहां पर पढ़ा हुआ चीज और लास्ट में वापस आके देखते हो कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था। तो ऐसा नहीं करना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितनी बार रिवीजन कर सको नोट्स का। तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत समितियों से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एम एफ आई सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे, वित्तीय संस्थान जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो ऋण देते हैं। और एसएचजी, इनको सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए आरबीआई ने वाइस मालेगाम के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। और एसएचजी और माइक्रो फाइनेंस के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से ये जो समिति है इसके रिकमेंडेशन आए। अब क्या क्या रिकमेंडेशन आए, अब ध्यान से सुनो। जो बच्चा, ध्यान से सुनना है, कभी कभी रफ लेके बैठा करो तो कुछ चीजें रफ में, बाकी नोट्स में तो रहता है। एसएचजी को आरबीआई के नियंत्रण में लाया जाए। अब जिनका क्वेश्चन था उनका मिल गया आंसर। तो इनका रिकमेंडेशन था कि एसएचजी को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको आरबीआई के नियंत्रण में लाया जाए। और इस उद्देश्य से एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, इसकी एक नई श्रेणी तैयार किए जाए जिसको एनबीएफसी एमएफआई कहा जाए। ये रिकमेंड कौन कर रहे हैं, वाइच मालेगाम कर रहे हैं। दूसरा, एक व्यक्ति को मात्र एक एसएचजी का सदस्य बनने की अनुमति दी जाए। अब जैसे मेरी माँ जैसे सभी चलाते गए 4-5 एसएचजी के सदस्य बन के और चारों पांचों जगह से पैसा उठा लिया और पैसे को 24% पे दे दिया, लोग निकलते ही बहुत सारे लोग हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई सब लोग तो ऐसे नहीं है कि भाई प्रॉफिट बना ही रहे होंगे, जरूरी नहीं है। तो जो मुख्य उद्देश्य है, देखो वो कितना भी कमा रही हूँ इधर उधर से, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था वो तो नहीं पूरा हुआ ना, है ना। और बाकी महिलाएं थोड़ी ना सब ऐसा कर रही हैं। तो कहा गया कि जो उसका दुरुपयोग ना हो और ये एक्सपेंड हो सके, तो एक व्यक्ति को एक एसएचजी का सदस्य बनने की अनुमति हो मात्र। दूसरा रिकमेंडेशन था, तीसरा क्या था कि एक व्यक्ति जो कि ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है, कहाँ का, ग्रामीण एरिया का निवासी है, स्वयं सहायता समूह का सदस्य है, जिसकी वार्षिक आय 50,000 से ज्यादा की नहीं है, वही एमएफआई से पैसा ले सकता है। इसको भी सिंक्रोनाइज करने का प्रयास किया गया, संकुचित करने का, कि जिसकी आय 50,000 से ज्यादा की नहीं है वही व्यक्ति एमएफआई से ऋण ले सकता है। 50,000 की इस वार्षिक आय को आरबीआई ने सितंबर 2019 में बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया था, कि जिसकी आय 1,25,000 से कम है वही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ऋण ले सकता है। चौथा अर्थात डी नंबर क्या था, यह भी तय किया गया कि एसएचजी का कोई सदस्य 2 से ज्यादा एमएफआई से ऋण ना ले सके। 2 से ज्यादा एमएफआई, वहां यह बताया गया था स्टार्टिंग में कि एक सदस्य कई एसएचजी का मेंबर ना बने। यहां कहा गया कि एक एसएचजी का सदस्य 2 से ज्यादा एमएफआई से पैसा ना ले सके। अधिकतम ऋण 5,000 तक लिया जा सकता था, लेकिन सितंबर 2019 में आरबीआई ने ऋण की मैक्सिमम सीमा बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया है। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अगला है ई नंबर, कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जब ऋण देंगे तो ब्याज की दर 24% से ज्यादा की नहीं हो सकती है। मतलब ये समझे कि अगर अब इसी वजह से ग्रामीण एरिया में ना, जैसे इसका इंटरेस्ट ये भी बढ़ाए अपना इंटरेस्ट, तो इनकी भी मजबूरी है। क्यों, क्योंकि बैंक से इनको भी अगर मान लो 12% पे मिल रहा है और 12 बैंक में, और बैंक से 12% पे लाए, तो फिर इनका क्या फायदा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का।
और बहुत सारे जो मतलब ऑपरेशनल कास्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, दुनियादारी है, तो इनको भी तो प्रॉफिट चाहिए, कोई बिना प्रॉफिट के थोड़ी ना काम करता है। तो ये जो है अपना रेट, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा देते हैं। तो ग्रामीण एरिया में अब जो है रेट जो चल रहा है वो 3 का चल रहा है, 36% पे। जो लोकल मतलब जो चौधरी साहब से ऋण लेते हो, 3 गांव में 3 रुपया सैकड़ा चलता है, 3 रुपया सैकड़ा, मतलब एक महीने में 100 रुपया का 3 रुपया ब्याज हो गया। पता है ये वाला सिस्टम किसी को? इसको हम 36% कहेंगे एनुअल, जोड़ लो आप। तो ऐसा होता है। तो जब कहा गया कि भाई जो है जब एमएफआई पैसा देगा तो उसका इंटरेस्ट 24% से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक बड़े एमएफआई के लिए जिसने कम से कम जो है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दे के रखा है, ऋण दे के रखा है, तो लाभ 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, उसका लाभ जो है 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। छोटे एमएफआई के लिए ये जो है 12% किया गया है। छोटे एमएफआई किसे कहा जाएगा? जिसने 100 करोड़ से कम ऋण दे के रखा है। ठीक है, तो ये है एक टर्म्स एंड कंडीशन। अगला है एफ नंबर, कि किसी भी प्रकार की जबरन वसूली के लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। अगर जबरन कोई वसूली होती है, हैरेसमेंट होता है, ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के प्रच्छन्न व्यय नहीं होने चाहिए। प्रच्छन्न व्यय समझ रहे हो? कि किसी प्रकार के जब आप ऋण दोगे तो कोई हिडन एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। एमएफआई से लिए गए ऋण का एसएचजी के सदस्य अपनी मतलब अपने लिए जो उपभोग नहीं कर सकेंगे। इस धनराशि का प्रयोग एसएचजी के सदस्य निवेश करके एक सूक्ष्म औद्योगिक इकाई की स्थापना करके अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही कर रहे हैं या कर सकते हैं। एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिए गए कुल ऋण का 85% इन्हीं आधारों पर दिया जाना चाहिए और शेष 15% किसी भी प्रारूप में ऋण के तौर पे नहीं दिया जा सकता है। मेरे परिवार में एक दादी है, उन्हें इतना ऋण दे के रखा है जितना कि उस क्षेत्र में बैंक नहीं दिया होगा। सोच लो। और बैंक का पैसा खा सकते हो, माताओं बहनों और दादियों का पैसा तो नहीं खा सकते हो। नहीं, छाती में वो लोग जो है चना दर देती हैं। ये आलम होता है। एक बार बोल दो कि पैसा नहीं देंगे, फिर तो बहुत पैसे वाले हैं। दरअसल जो है उनका बेटा मास्टरमाइंड में, मतलब जो है मतलब मेरे चाचा लगते हैं वो, तो कोचिंग है उनका जो है मास्टरमाइंड का फ्रेंचाइजी लेके रखे हैं ग्वालियर पे। चलो, यहाँ तक चीजें हुई कि नहीं? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। पक्का? यस सर। ये रिकमेंडेशन ध्यान रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है एक ही रिकमेंडेशन से। अगर स्टेटमेंट दे देगा, अगर कोई भी रिकमेंडेशन याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, सभी रिकमेंडेशन 8 से 10 रिकमेंडेशन है। ठीक है, पक्का हो गया? चलो, अब इसके आगे देखो, वित्तीय सर समावेशन। वापस बता दीजिए सर। क्या बताना है बताओ, पॉइंट करके पॉइंट आउट कर दो, मैं बता दूंगा। रिकमेंडेशन पूरे बताना सर है। जो आपने पीछे जो बताए थे ना सर वो महिपाल, आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही है। वो पीछे के दो तीन क्लियर आवाज नहीं आ रही है महिपाल, अब मैसेज करो, मैं वेट कर रहा हूँ, बता दूंगा। मैं वेट कर रहा हूँ, अब मैसेज कर लो। महिपाल यहाँ पे यहीं पे मैसेज करना था, लगता है फोन पे महिपाल मैसेज करने लगे। किसी को जब तक कुछ पूछना हो तो पूछ लो। महिपाल यहीं पे मैसेज करना था चैट बॉक्स में। लगता है फोन पे आप मैसेज करने लगे थे क्या? किया किसी का फोन आ गया था? क्लास जब चल रही हो किसी का फोन नहीं उठाओ, कोई भी हो। चलो, महिपाल पूछ लेना, आप मुझसे पर्सनली पूछ लेना, आप जो है मुझे फोन करके पूछ लेना अगर कोई डाउट रह गया हो। अगर अभी आप मैसेज नहीं कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगला सुनो, वित्तीय समावेशन। सर इसमें बस एक बात बताइए सर, इसमें मतलब ऋण कितना लिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा?
इसमें 1,25,000। 1,25,000। पर मैंने दोनों चीज बताई और दोनों चीज ध्यान भी रखना है। हाँ सर। ठीक है, क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इससे संबंधित जो है ना दोनों क्वेश्चन की, इससे पहले क्या था, इसकी अभी का स्टेटस क्या है, तो ये ध्यान रखना है। ओके। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। महिपाल का जो है कनेक्ट होने में इशू हो रहा है, महिपाल का। आप लोग डेटा शाम में बचा के रखा करिए रात के लिए, जब पता रहता है कि क्लास होनी है, तो फिर ऐसे क्यों करते हो आप लोग? चलो, वित्तीय समावेशन ध्यान से सुनेगा। किसी भी देश में वित्तीय क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर कहा जा सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि बिना पैसे के, बिना वित्त के किसी भी प्रकार का विकास संभव ही नहीं है। बिना पैसे के पंडित जी ब्याह भी नहीं करवाते हैं। तो ऐसे समझ लो कि बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। वित्तीय समावेशन, पैसे में आपको बता दूं, जब ब्याह शादी होता है ना, पंडित जी बोल देते हैं कि 501 पहले रखो, इससे पहले जो है चक्कर नहीं होंगे। मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते फेरे हैं, फेरा फेरे फेरा। फेरे फेरे फेरे। और 7 की जगह अगर 14 फेरे सर। करवा दिए तो फिर सोच लो। तो वित्तीय समावेशन देश के, एक मूवी है 14 फेरे, देख लेना, बढ़िया है। वित्तीय समावेशन देश के एक एक व्यक्ति को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना है। कोई पूछे क्या है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो यानी देश के एक एक व्यक्ति को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ देना, अर्थात बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ देना, या किसी न किसी, जरूरी नहीं बैंकिंग व्यवस्था, कोई भी वित्तीय माध्यम हो सकता है, एमएफआई से जोड़ दो। सिंपल सा ये कि कोई वित्तीय माध्यम से जुड़ा होना चाहिए, तो कहा जाएगा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जो है जो देश है इसका फुलफिल हो रहा है। तो वित्तीय समावेशन एक देश, मतलब देश के एक एक व्यक्ति को, अर्थात हर एक व्यक्ति को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया भारत में आजादी के बाद जो है स्टार्ट हो गई थी। इसने 2008 में 2008 में जो है गति धारण करी। ये जो शब्द है ना वित्तीय समावेशन, इसका वेरी फर्स्ट टाइम, इसका जो मतलब इसका, इस शब्द का जो प्रयोग है वेरी फर्स्ट टाइम HR खान समिति ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, HR खान समिति, HR खान समिति ने इस शब्द का प्रयोग किया था। तमिलनाडु का मंगलम गांव देश का पहला गांव मतलब बना जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराया गया। अच्छा, एक चीज मैं सोच रहा हूं ना, अभी तो इसके आगे बढ़ रहे हैं, कि जैसे जैसे इस क्लास को या फिर कोई भी क्लास को हम एक सब्जेक्ट क्या 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ सकते हैं? आप लोग एग्री, मतलब सब लोग एग्री? हाँ हाँ सर, पढ़ सकते हैं। सब लोग 3 घंटे कम से कम? यस सर। सब लोग कर सकते हो ना 3 घंटे क्लास? हाँ, मैं बीच में आराम से सर। 1.5 घंटे के बाद 10 मिनट का, 15 मिनट का मैं एक जो है कटिंग चाय का मतलब ब्रेकअप दूंगा। ठीक है? ठीक है यस सर। सर। आप सब लोग मुझे बता दीजिएगा अगर ऐसा हो सकता है तो। आप ही का फायदा है, मेरा तो क्या है, आपका फायदा है। हाँ सर। चीजें सर हमारी तरफ से तो डन है सर, हमारे लिए तो हो सकता है। सब लोग बताइएगा। अभी नहीं, क्लास के बाद मैं एक बार सबसे जो है ना वो ले लूंगा, पोल करवा लूंगा। राय 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 ले लेंगे। हाँ, राय ले लूंगा, पोल करवा लूंगा, एक ही बात है। ठीक है, चलो वापस से। वित्तीय समावेशन, हर एक व्यक्ति को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना। आजादी के दौरान से वित्तीय समावेशन जो है धीरे धीरे शुरू हो गया था, लेकिन गति 2008 में पकड़ता है। ये जो शब्द है, जो पोस्ट है, जो पद है, इसका वेरी फर्स्ट टाइम जो प्रयोग है वो HR खान समिति ने किया था। क्वेश्चन यहां से भी बनेगा प्रीटी का। तमिलनाडु का एक गांव है मंगलम। तो जो ये मंगलम गांव है, ये देश का ऐसा पहला गांव है जिसमें से हर एक परिवार में कम से कम जो है एक अकाउंट है। मतलब ये हर एक परिवार में, एक फैमिली में कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराया गया है, और ये केसी चक्रवर्ती के प्रयासों से ही संभव हो सका है। जो कि उस समय जो केसी चक्रवर्ती साहब थे, इंडियन बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे, और बाद में RBI के ये डिप्टी गवर्नर भी बने। अब केरल भारत का वो पहला राज्य है जिसमें प्रत्येक परिवार को कम से कम एक अकाउंट तो है ही है।
तो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जो कंप्लीट वित्तीय समावेशन है वो केरल में भी देखने को मिलता है। अब समावेशन के जो वित्तीय समावेशन के मुख्य लक्ष्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन वित्तीय समावेशन से एचआर खान समिति से पूछ लेगा और जो है फिर इसके रिकमेंडेशन से पूछेगा। तो रिकमेंडेशन देखो नंबर 1, मतलब रिकमेंडेशन नहीं, लक्ष्य, वित्तीय समावेशन के लक्ष्य, उद्देश्य, पर्पज। नंबर 1, संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से लोगों को जोड़ना ताकि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके। उदाहरण के तौर पे इसे समझो, उदाहरण से देखो भैया, एक जो है मैं हूं देवी सिंह, जो व्यक्ति बहुत गरीब है, रियल में हूं, और महिपाल हैं दूसरे, ये व्यक्ति बहुत रईस हैं। देवी सिंह जो है दिहाड़ी पे काम करते हैं और इनकी कमाई 500 रुपया है। और देवी सिंह दरअसल बहुत फूडी हैं। तो ये इतने फूडी हैं कि इनको 7 दिन में जो है 4 दिन तो नॉनवेज, और नॉनवेज चिकन, मुर्गा, मछली और मटन तो चाहिए चाहिए। अब इनके पास जो है 200 रुपया डेली खर्च कर देते हैं, मिलता 500 है, लगभग 300 रुपया बचता है। लेकिन इनके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो इनके पास जो बचा तो कभी कभी ठर्रा मार लिए, अर्थात देवी सिंह ये करते नहीं है पर बता रहे हैं, तो ठर्रा मार लिए, मतलब इनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कहीं पैसा जमा कर सकें। ठीक है, तो इनका पैसा ओवरऑल क्या हो गया, खर्च हो गया। अभी सेम कंडीशन महिपाल की भी है देवी सिंह जैसे, पर महिपाल के पास जो है एक अकाउंट है। तो ये पैसा महिपाल जो बच रहा है 200 रुपया दिन का, ये जमा कराते हैं बैंक में। तो वापस निकालने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। महिपाल वापस निकाल के जो है ठर्रा नहीं मारेंगे। मतलब क्या है कि देवी सिंह ठर्रा मार रहे थे, लेकिन महिपाल नहीं, क्योंकि जमा कराए। बैंक में पैसा जमा करना ठीक वैसा ही है जैसे कि पत्नी ने पैसा निकाल लिया कुछ देर के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए। और एक बार पत्नी ने पैसा जेब से निकाल लिया, हालांकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, शादी नहीं हुई है, पर मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। ठीक है, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी ऐसा नहीं करती थी। ठीक है, क्योंकि वो पैंट ही निकाल लेते थे, पूरा तो पैसा क्या है। ठीक है, पैंट ही गायब कर देंगी। हाँ, रियल में पैंट ही गायब कर देंगी। सो पैसा बस निकालना क्या है, ज्यादा अगर पैसे हो गए ना तो पिताजी का पैंट ही गायब हो जाएगा। सर आप सब रिकॉर्डिंग पे बोल रहे हैं। हाँ, और ये रिकॉर्डिंग जो है ना, मैं इसी वजह से पब्लिक नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वो सुन लेती हैं, और मेरी मम्मी पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है। ठीक है, वापस से, तो यहाँ पर क्या हुआ कि पैसा जो है एक टेंडेंसी, जब आपके पास जो संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े होते हैं ना, तो होता क्या है कि आपके एक टेंडेंसी पनपती है जमा करने की। तो इससे क्या होगा, सेविंग होगी। सेविंग होगी तो वो पैसा आप बैंक के पास जमा किया, तो बैंक आपके पैसे को तो अचार तो रखेगा नहीं, उसका आगे बढ़ा देगा, मतलब किसी ना किसी को दे देगा। अब वो व्यक्ति पैसा लेके कहीं ना कहीं निवेश कर देगा। निवेश कर देगा तो कोई ना कोई कंपनी, मतलब होगा, प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि है जीडीपी, तो फिर आर्थिक विकास भी तो बढ़ेगा। तो अगर पैसा आप जो फ्रीज कर दोगे या जमा ही नहीं करोगे, तो इससे क्या है कि एक तो ये कि भाई जो वित्तीय, जो हमारा वित्तीय समावेशन हो, तो क्योंकि आप बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े नहीं हो तो वो भी नहीं पूरा हो रहा। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास है, वो भी तो प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना कि भाई वित्तीय समावेशन के लक्ष्य ये है कि सभी लोगों को संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था से, मतलब कोई ना कोई बैंक से जोड़ देना, ताकि लोगों के अंदर एक जमा करने की प्रवृत्ति जो है पनपे। ओके, तो एक पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना ताकि साहूकारों पर आश्रितता कम हो जाए। आप ये चीज को, हो सकता है कोई बच्चा ना देखा हो, मैं बहुत, मतलब ये देखो, एक ये फायदे हैं। मैं पैदा हुआ गांव में और पला बढ़ा शहर में, तो मैंने दोनों के बहुत बढ़िया चीजें देखी, बहुत अच्छी अच्छी जगह मैंने पढ़ाई की। तो और गांव में भी बराबर जाता रहता हूँ, तो मैंने एक चीज देखी, गांव में अगर आप जमींदार से पैसा ले लिया, कोई व्यक्ति गरीब है रामलाल, और जमींदार से पैसा ले लिया, और रामलाल के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन है, अंततः रामलाल को अपनी जमीन उस रईस जादे को, या फिर जो है जमींदार को, चौधरी साहब को देनी पड़ेगी।
जब ब्याज इतना हैवी होता है, इंटरेस्ट रेट इतना हैवी होता है, तो एक दिन जो है जब वो पैसा नहीं दे पाता है, और वो चौधरी साहब तो इसी लाख पे थे कि ये तो जान के पैसा ना दे पाए। मेरी मम्मी कसम से बोल रही थी, मेरे बगल में एक, मेरे ही परिवार का एक घर था, बोल रही थी इनको पैसा दे दो, पैसा दे नहीं पाना है, घर ले लेंगे इनका। सोच लो, रियल में कसम से बोल रहा हूँ मैं, पिछले वर्ष की बात है। और मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि वो जो है ना 3-4 भाई है, मैं सोच रहा था कि यार क्यों किसी के साथ ऐसा, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शुक्र हुआ कि कुछ पैसे मैंने साइड से बिना बताए दे दिया, और कुछ पैसे उनने अरेंज किया, अल्टीमेट अपना घर बचा लिया। ठीक है। अब ये मत कहना कि जो है मैं अपनी माँ को विलन कह रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन हर लेडी की एक प्रवृत्ति होती है अपने संतानों का मतलब उन्नति के लिए पैसा इकट्ठा करना, जमीन इकट्ठा करना, या कुछ ना कुछ इकट्ठा करना। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में वो अपनी जगह एकदम सही है। बस मैं एज अ टीचर या फिर एज अ ह्यूमैनिटेरियन जब मैं देखता हूँ, तो थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे अपनी नजर से गलत दिखती हैं, पर वो अपनी जगह एकदम सही है। ठीक है। सो आगे तो जब साहू, अब होता क्या है कि अब बैंकिंग व्यवस्था से आप जुड़े नहीं हो, आपके पास खाता है नहीं है, आपको अगर खाता नहीं है तो आपको आप ही बताओ कि आपको कैसे लोन मिलेगा। तो आप कहाँ जाओगे? साहूकार के पास जाओगे। और जब साहूकार के पास जाओगे तो आपका जमीन घर सब बिकेगा। क्यों? क्योंकि पैसा जो है, जो साहूकार तो 36% पे दे रहा है, बैंक से भाई 8% में, 9% मैक्स में 12% पे मिलेगा। तो बताओ कि जब आप बैंक का तो वापस नहीं कर पा रहे हो, साहूकार का कैसे वापस कर पाओगे? बैंक तो आपके घर नहीं आता है, लेकिन साहूकार साहूकार जो है ना रोज आपका आके गला पकड़ेगा, तो जो है रोज जो है बेइज्जती करेगा। तो आपके पास कोई विकल्प बचेगा नहीं, तो आप क्या करोगे कि उसको अपना घर तो दे दोगे। लेकिन अगर वही वित्तीय समावेशन हो जाए, तो होगा क्या कि साहूकारों पर आश्रितता ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आप बताओ 9% पे या 10% पे लोन मिल जाएगा, तो काहे कोई लेगा 36% पे लोन? तो वित्तीय समावेशन का एक ये भी लक्ष्य है। ठीक है। तीसरा देखो भैया, सी नंबर, प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध करवाना। मतलब जो है इसमें से अगर आप बैंक में जाओगे, कुछ भी पूछोगे, हालांकि वो ऐसा करते नहीं है, लेकिन ये उनको आदेश है कि प्रत्यक्ष तौर पे 1-to-1 निःशुल्क जो है वित्तीय परामर्श उपलब्ध करवाना है। कोई कुछ भी पूछे आपको बताना है, लेकिन वो कहते नहीं है, बताते बताते तो नहीं है। अगला है बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा, कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है। तो ये कभी कब बढ़ेगा? जब आपके पास अकाउंट होगा, तभी तो आप यूपीआई बनाएंगे, तभी तो फोन पे, गूगल पे और जो है भीम ऐप ये सब यूज करेंगे, तभी तो कैशलेस इकोनॉमी बढ़ेगी। अगला, सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले लाभ का प्रत्यक्ष मतलब हस्तांतरण सुनिश्चित करना। रामलाल है गरीब और रामलाल है किसान। किसानों को जो है खाद पे जो फर्टिलाइजर है मिलती है सब्सिडी। अब सरकार ने कहा कि एक काम करो, ओपन मार्केट से 2000 का खरीद लो, लेकिन आपको जो है 2000 मतलब पर बीघे पे जो है 500 रुपया सब्सिडी के तौर पे वापस हम आपके अकाउंट में कर देंगे। लेकिन जब अकाउंट होगा तभी तो कर देंगे। अब रामलाल के पास अगर अकाउंट नहीं है तो कैसे होगा? तो अगर अकाउंट होता है, अर्थात बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं, तो जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष जो है हस्तांतरण, जो लाभ का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, वो रामलाल को हो सकेगा। साथ में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये सभी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हैं। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हर साल आता है, इवन प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर, समझ सर में आप आया कुछ सर। बोल रहे थे क्या? नहीं सर, पूछिए। क्लियर। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, पूछ रहे हो? कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था ना? जी सर, मैं पूछ रही थी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? क्या बोल रहा था? नहीं, डाउट कुछ नहीं है। हाँ तब ठीक है, तो मैं कुछ ही नहीं बोला, बस पूछा कि डाउट हो तो पूछ लीजिए। जी सर, नहीं। चलिए, अब जो है हो गया यहाँ तक। वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? विशाल कुछ पूछना है क्या बेटा? नहीं सर। ठीक है। वित्तीय समावेशन
वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए प्रयास। चलो दोबारा सुनो कि क्या क्या सरकार ने प्रयास किया। सर आपका जो पिछले वाला मैंने लेक्चर देखा था, तो सर इसमें एक पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया था, यही वित्तीय समावेशन में। हाँ। सर इसमें आपने बोला हुआ था सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यक्ष हस्तांतरण, हाँ। डीबीटी को सुनिश्चित करना। सर डीबीटी क्या है? डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, चलो बता देता हूँ। डीबीटी ऐसे समझो, आपको याद है कि पहले जब जो है ना सबके अकाउंट नहीं होते थे, तो जो सिलेंडर में सब्सिडी मिलती थी वो अकाउंट में नहीं आती थी, वो एजेंसी वाले को मिलती थी। तो जिसके पास कॉपी होती थी तो 500 रुपए का देता था, और जिसके पास कॉपी नहीं होती थी तो अब उसको जो है 700 रुपए का देता था। पता है क्यों? जितनी उस एजेंसी वाले के यहाँ कॉपी रजिस्टर्ड होती थी, तो वो पैसा जो है एजेंसी वाले को चला जाता था कि भाई इस फला आदमी का, क्योंकि कॉपी बनी है, तो इस फला आदमी का जो है 200 रुपया सब्सिडी है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो है सरकार, मतलब धीरे धीरे वित्तीय समावेशन के माध्यम से सभी को खाता हो गया, सभी के पास खाता है। सरकार ने कहा कि ये आदमी बहुत ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था, एजेंसी वाला। सरकार ने कहा इस एजेंसी वाले से कि पब्लिक में, मार्केट में ओपनली आप जो रेट है, जो उस रेट पे बेचो, हम इस व्यक्ति के खाते में डायरेक्ट जो है अकाउंट में पैसा भेज देंगे, डायरेक्ट। तो जो लाभ का हस्तांतरण है वो प्रत्यक्ष तौर पे बिना किसी के माध्यम से उसके अकाउंट में जाएगा। इसी को डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या था, लाभ तो 200 रुपए का मिल रहा था, लेकिन किसके माध्यम से? इस बिचौलिए के माध्यम, बिचौलिए के माध्यम से। लेकिन अब क्या है, डायरेक्ट अकाउंट अब में, डायरेक्ट अकाउंट में। ठीक है सर, आगे समझ में। यही डीबीटी। ठीक है, यस सर, क्लियर। थोड़ा सा पानी पीना था। अब जो है 2 मिनट तक आप पानी वानी पी लो, 1 घंटा हो गया, नॉन स्टॉप बोला हूँ। ठीक है सर, आप पी लीजिए, हम लोग वेट कर रहे हैं। जाना नहीं कोई, नहीं चमड़ा उधेल दूंगा। मम्मी पापा ऐसे ही बोलते हैं, पर आप तो बड़े हो गए हैं तो कहीं बोलेंगे, बस मजाक किया है, दिल पे मत लेना। मम्मी पापा तो ऐसे ही, हमारे पिताजी तो ऐसे ही बोलते थे। चलिए, अभी भी बोलते ही हैं। आप बच्चे तो बहुत शरीफ हो, हमारे जाने के बाद जो है बतियाते तक नहीं हो एक दूसरे से, है ना? सर ये यूपीएससी की टेंशन है। चलिए तब तो अच्छा है। हाँ तो शुरू करें, हो गया? हाँ सर, हो गया। विनीत, निधि, नेहा, ये चाय पीने लगे आप लोग? राज, सर विशाल? हुमा को बोलिए, हुमा जवाब नहीं दे रही। हाँ रेडी। हुमा, मैं सुन रही हूँ क्या जी, सर बोलिए। चलिए, हुमा 2-2 कार्य कर रही हैं। सर मैं सच में चाय भी पी रही हूँ। वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास, मतलब सरकार ने वित्तीय समावेशन का जो लक्ष्य है, जो मैंने अभी बताया था, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया।
अब याद है नेशनलाइजेशन के अंतर्गत 14 बड़े बैंकों को 1900 कब, डिब्बा वो गोल है ना, 69 में, कहाँ कैसे करते हो, बताया था हाँ सर 1969, बताया था। 14 बड़े बैंकों का, और 6 बैंकों का कब, 1980 75 में सर। में, नॉट 75 में। यस सर। सॉरी सर। तो 1980 में क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया था। यस सर। 1993 में एक बैंक क्या हो गया था, दिवालिया, तो उसका मर्ज किसके साथ, पीएनबी के साथ, तो 19 नेशनलाइज बैंक बचे थे। ये तो रिवीजन करवा दिया बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत, जो एक सबसे पहले पढ़ाया था पहली क्लास में। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में सारे बैंक प्राइवेट थे, खूब धांधली करते थे, कोई रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा वैसे स्ट्रिक्ट थे नहीं, और ज्यादातर यहाँ पर पैसा रईसदारों का जमा होता था। लेकिन वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय समावेशन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है बैंक व्यवस्था से जोड़ना। तो फिर इनका नेशनलाइजेशन करके प्रॉपर जो है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए गए। ठीक है, तो ये है जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रक्रिया। ठीक है, तो नंबर 1। दूसरा ध्यान से सुनना कि 1969 में अग्रणी बैंक, लीड बैंक का कॉन्सेप्ट आया, और इसे सर्विस एरिया अप्रोच भी कहते हैं। क्वेश्चन में लीड बैंक पूछा गया है, सर्विस एरिया अप्रोच या लीड बैंक का है, ध्यान रखना दोनों बात है। बताता हूं क्या चीज होती है। सर ये कब आया लीड बैंक का कॉन्सेप्ट? 1969, 1969 में। ठीक है सर। लीड बैंक का कॉन्सेप्ट कब जो है, 1969 में लीड बैंक का कॉन्सेप्ट आता है। सर्विस एरिया अप्रोच, सर्विस एरिया अप्रोच इसी को कहते हैं। ये दरअसल लीड बैंक क्या होता है, देखो इसके अंतर्गत कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो, मान लो कि जैसे हुमा कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हो बेटा? रामपुर यूपी। रामपुर से। तो रामपुर में अलग अलग बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है। लेकिन मान लो कि एसबीआई के अंतर्गत 140 ब्रांच है, जो कि सबसे ज्यादा है, पीएनबी के अंतर्गत 100, और दूसरे बैंक के अंतर्गत किसी में 80, 50, 30 ऐसे। तो किसी भी जिले में सर्वाधिक शाखाएं जिस बैंक की होंगी, तो वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से उस बैंक को, उस जिले को गोद लेना होता है। क्या है, गोद लेना होता है, और उसी को हम लीड बैंक या फिर जो है सर्विस एरिया अप्रोच कहते हैं। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? नहीं समझे सर। नहीं आया? सर वापस से समझाइए। ठीक है, देखो एक व्यवस्था 1969 में लाई गई, लीड बैंक या सर्विस एरिया अप्रोच। लीड बैंक का सिंपल सा मतलब है कि कोई मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो जैसे यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे जो महिपाल का है, मान लो कि कोई जैसे भोपाल से आते हैं, तो भोपाल में जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों में से किसकी सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, जिसकी सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, उस बैंक को, पूरे जिले को वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से गोद लेना होगा। ठीक है, तो यही लीड बैंक का कॉन्सेप्ट है। उसको फिर लीड बैंक कहा जाएगा या सर्विस एरिया अप्रोच कहा जाएगा। ठीक है, ओके सर। पक्का आ गया? सर हाँ सर आ गया। ठीक है, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी गई, और ये क्वेश्चन, चलो हुमा बताओ आप कि कौन कौन से कितने बैंक 1975, 2 अक्टूबर, 5 जगह, 4 राज्यों में, कौन कौन से बैंक? माँ बताइए। टाइम ओवर। चलो निधि आप बताओ। सर नहीं पता। अच्छा, विनीत आप? महिपाल आप? सर मैं क्लास में नहीं था सर, आज ही क्लास अटेंड किया था।
हाँ चलो ठीक है। विशाल आपको पता है? सर एक स्टेट SBI। नॉट। चलो ये देखो, मैं सभी को अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। महिपाल मैं आपको पूरा एक लिंक शेयर कर सर दूँ। रीजनल रूरल बैंक कौन से स्टेट में खोली थी, वो क्वेश्चन है। हाँ सुन लीजिए, 1975 2 अक्टूबर 1975 में 4 राज्यों में 5 जो है आरआरबी की स्थापना हुई थी। जब हाँ मैं सर। आपको आरआरबी पढ़ा रहा था, आप पिछली क्लास में जाइएगा, पिछली से पिछली क्लासेस में डिटेल में बताया था। 5 जो है कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश में 2, गोरखपुर और मुरादाबाद। बंगाल में जो है मालदा। मालदा। यहाँ पर एक जो है राजस्थान जयपुर। राजस्थान में जयपुर। और एक और बैंक था। बंगाल। हम्म ना बंगाल मालदा हो गया। हम्म हरियाणा। ठीक है, हो गए। तो ये जो नहीं है सर। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी गई। इनका भी उद्देश्य वित्तीय समावेशन ही था। इनका भी उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन था। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, जो कि यहां से क्वेश्चन बनता है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना करी गई। नाबार्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1998 में 1998 में जो है कृषि के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरबी गुप्ता समिति के सुझाव के आधार पर, आरबी गुप्ता, इस समिति के सुझाव के आधार पर केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, तो किसान क्रेडिट कार्ड की अवधारणा लाई गई, केसीसी की अवधारणा लाई गई। और ये किसानों को बीमा प्रदान जो है, मतलब जो बीमा का लाभ जो है प्रदान करती है, जो कि 50,000 रुपए तक का होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1998 में आरबी गुप्ता समिति के सुझावों के आधार पर केसीसी की व्यवस्था जो है उपलब्ध करवाई गई। ठीक है, नाबार्ड क्या है? नबार्ड के बारे में डिटेल आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये दरअसल जो है ना, एक ऐसे समझो कि ये पुनर्वित्तीय संस्थान है। पुनर्वित्तीय संस्थान मतलब कि ये जो है कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, कुछ संस्थानों को पैसा देता है जो कृषि क्षेत्र में वर्क करते हैं। बस इतना भी समझ लो, बाकी पूरे डिटेल में नाबार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 6 नोट्स में होगा, परेशान मत होना, कभी खोल के देख लिया करो तो मिल ही जाएगा। और तभी बोलता हूँ कि लिख लिया करो नोट्स जो है, कभी कभी किताब अपनी नोटबुक में पूरा लिखना ही है, पर नोट्स भेज देता हूँ तो अब बल्ले बल्ले सब मजाक काटते हैं। देखो अगला, मैंने आपको कहा कि शून्य जमा राशि पर बैंक खाता कराने के लिए नो फ्रिल्स अकाउंट या बेसिस अकाउंट की अवधारणा लागू करी गई। आपको याद है जब जो प्रधानमंत्री जनधन योजना से पहले नो फ्रिल्स अकाउंट नहीं होता था, खाता खुलवाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट जमा करना पड़ता था। लेकिन मैं बताऊं कि उस समय या फिर आज भी ऐसे बहुत सारे घराने हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो एक मिनिमम अमाउंट जमा करने के लिए तो खाता नहीं खुलवा पाते थे। तो इस व्यवस्था को समाप्त करके नो फ्रिल्स अकाउंट यानी शून्य जमा खाता, मतलब कि अपना जो है जो भी एलिजिबल डॉक्यूमेंट लेके जाओ, कोई पैसा मत जमा करो, आप खाता खुलवा लो। नो फ्रिल्स अकाउंट या बेसिक सेविंग अकाउंट की अवधारणा लागू करी गई। अगला है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक प्रत्येक घर तक पहुंचे, बैंक मित्र या बैंक साथी की अवधारणा लागू करी गई। जो भी बच्चा ग्रामीण एरिया से होगा, उन बच्चों को सभी को पता होगा जो कि एक जो है, एक बैंकों ने क्या किया है कि मतलब ऐसे प्राइवेटली, कोई गवर्नमेंट वो नहीं है कि प्राइवेटली जो थोड़ा बहुत जो है जानता है अपना, मतलब जो एक होती है, एक मशीन होती है जिससे हम पैसा निकालते हैं। ठीक है, तो उस मार्फो सर, हम्म उसे मार्फो बोलते नहीं हैं। नहीं नहीं, उस मार्को की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो है उसमें कौन सी से मशीन? मार्को तो थंब लगाने वाला होता है ना, एक जो है। यस सर। हाँ, तो कुछ जो है ग्रामीण एरिया में कोई ना कोई जो लेडी या जेंट्स, बैंकों ने अपना कनेक्ट करके रखा है, थोड़ा बहुत 5-7 हजार रुपया देते हैं और बैंक साथी उसको दरअसल कहते हैं। आपको याद होगा कि बैंक, अब जिसका खाता है ना ग्रामीण एरिया में, उसको बैंक नहीं जाना पड़ता, वो लेडी एजेंट्स आता है, अपना उसका थंब लगाता है
ठीक है, पीओएस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं उस जो है उस मशीन को। थंब लगवाता है और पैसा निकाल के दे देता है, इवन पैसा उससे ले लेता है, उसके खाते में जमा करवा देता है। इससे क्या हुआ कि जो बैंक, आप देखो ना कि जो बैंक है वो घर तक पहुंच गया, कि जो व्यक्ति को पहले बैंक उठ के जाना होता था पैसा जमा करना है, या जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा कि भाई अगर खाता होगा तो एक सेविंग की टेंडेंसी पनपेगी, तो चलो खाता तो मिल गया। लेकिन महिलाओं को, जैसे मैंने अभी निधि के मतलब भाभी का उदाहरण दिया था कि उनके जो निधि के पिताजी बोलते हैं कि नहीं जाना नहीं है, दरअसल उनकी गलती नहीं, क्योंकि ग्रामीण वाले वो उनके ड्राइवर से ही पूछ लेते हैं कहाँ से आए हो और कहाँ तक जाओगे, इनको कहाँ लेके जाओगे, इनके ड्राइवर से पूछ लेते हैं। मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जो है घर वालों को कितनी समस्या है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लोगों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है अगल बगल वालों को, उन्हें ज्यादा टेंशन लगी रहती है। तो यहाँ पर महिलाओं के साथ ये समस्या है पेट्रियार्की सिस्टम में। तो एक बैंकों ने कहा कि अच्छा रुको, इस व्यवस्था को हम अपने आप सॉर्ट कर देते हैं, कि उनने एक बैंक साथी या बैंक मित्र इसकी अवधारणा लागू कर दी। एक व्यक्ति होगा हमारा, वो आसपास के 2-4 गांव को कवर करेगा, जिनका पैसा जमा करवाना होगा उसके खाते में जमा करवा देगा, और जिसको निकाल के देना होगा वो निकाल के दे देगा, दैट्स इट। मतलब बैंक घर पहुंच गया। अगला है 8वां नंबर, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण उसको अनिवार्य बनाया गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, याद है? तो इस क्षेत्र में जो पैसा हर हाल में देना ही देना है। इसके बाद 9वां, मुद्रा योजना को लागू किया जाना, मुद्रा योजना को क्या किया जाना, लागू किया जाना। इसके बाद जो आपका 10वां पॉइंट है, 10वां, लघु वित्तीय बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक, इनकी स्थापना करना, और इसी वजह से जो है लघु वित्तीय बैंक और पेमेंट बैंक की स्थापना करी गई है। साथ में प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई। ये सभी जो हैं ये वित्तीय समावेशन के पीछे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास है। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों पूछा जा सकता है। यहां तक कोई भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, अगर यहां तक डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। पूछो जल्दी से। नो डाउट सर। पक्का? नो डाउट सर। यस सर, आज मुझे कोई डाउट नहीं आ रहा। अच्छा, एक बच्चे हैं सूरज सैनी, बेटा आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? पूछ लो अगर कोई डाउट हो। सूरज। सर मैं तो बहुत लेट ज्वाइन किया है, लिंक शेयर कर देना, लास्ट का रह गया वो कर रहा हूँ ज्वाइन में सर, कुछ अच्छा। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। ठीक है, आपको जो है मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अभी मुझे जो है जैसी क्लास समाप्त हो तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है ना? मेरा नंबर है ना आपके पास? नहीं है सर। अच्छा नहीं है, ओके। तो मैं उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा ना आपको, तो फिर जो है समस्या दूर हो जाएगी। आप जैसे ही मतलब टाइम पे, हमारी सेम टाइम पे क्लास होती है 9 बजे, बस आज पिछले 25 दिन में मैं 15 मिनट लेट हुआ हूँ क्योंकि थोड़ा सा खाने का इशू था। देखो 95 लिख लो नंबर, जिनके पास नहीं है 9555031427। किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, इवन रात में भी, क्योंकि मेरा अभी ब्याह नहीं हुआ है तो मतलब मैं खाली रहता हूँ। ओके सर। ठीक है। तो मतलब सर शादी हो जाएगी उसके बाद भी बात नहीं करा करोगे रिसीव कॉल? रात में तो मुश्किल है, मतलब हमें पिटाई बाद में हमारी। भाभी जी कॉल रिसीव करेंगी। हाँ, और फिर वो क्या ओके सर। कहेंगी मुझे खुद ही नहीं पता है। सर आपकी शादी कब है फिर? अभी कोई प्लान नहीं है, सर सगाई तो हो गई होगी, जब अभी शादी कुछ होगी नहीं तो हुआ है। बात तो चलती होगी सर घर में। अरे बात तो घर में जमाने से चलती है। जब मैं बहुत छोटा था, मैं गांव से आता था, तो मतलब बहुत ही छोटे से बात चल तो रही। तो फिर सर इसी जन्म में शादी करनी है कि अगले जन्म तक? मुझे भी अब ये चीज में थोड़ा सस्पेंस हो रहा है कि यार अब तो ठीक है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है सर के तौबा। दरअसल जो है ना, मैं ब्याह तो कर लेता पर हाँ। सरकार करने नहीं देगी। क्यों सर? ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं बोलूंगा। मुझे दरअसल ऐसे देश की लड़की से प्यार हुआ है जो सरकार को मुझसे थोड़ा सा इशू हो सकता है। क्यों सर, पाकिस्तान से हुआ है क्या? मजाक नहीं, रियल में बोल रहा हूँ। अब आप लोग मेरी तफरी काटोगे। नहीं सर। पाकिस्तान से कर रहा, वो भी हमें IAS की तैयारी करा रहे।
सर अलग सुनो, पाकिस्तान अलग हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भारत का हिस्सा अब नहीं है। हमारे प्रधान, अब मैंने एक प्रेरणा भी तो ली हमारे प्रधानमंत्री जी, अब उनसे एक प्रेरणा भी तो ले ली। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। सर आप बिल्कुल अपनी जगह पे रहे और आप वही शादी करें, हम आपके साथ सर हैं। सर हम आगे बढ़ के पाकिस्तान ले लेंगे सर। नहीं नहीं, ये तब ठीक है। अच्छा ये पूरा बताओ कि मतलब आपके लिए हम उस सर वाली पूरा सानिया मिर्जा पाकिस्तान। भेज सकते हैं? अच्छा एक चीज बताओ, हम सानिया मिर्जा भेज सकते हैं, तो क्या हम हाँ। जो है रुबीना हसन नहीं ला सकते हैं? क्यों नहीं सर, बिल्कुल आ सकते अरे हैं हम सर। सर और आपके शिष्य है, राज नाम है हमारा। हम्म, हम हमारा यही बचपन से लेके उद्देश्य, जब से जानता हुआ उद्देश्य, ये लोगों अखंड भारत की बात करते हैं, हम्म, पर मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ हमेशा, हम्म। और उसके बारे में प्लान बताता हूँ, जो प्लान हम नहीं लास्ट मेरे में से कर अभी लेंगे, किसी। अभी अभी पढ़ जो लेते मैं हैं। बता रहा हूँ सुनो, मैं ले आऊंगा सर पाकिस्तान, टेंशन मत लेना, ठीक है, बस आशीर्वाद दो कि जल्दी लावे। ठीक है। सहपाठी मिल गए। मैं आशीर्वाद जो है ना, एक जो है यूपीएससी में आईएफएस के लिए दे सकता हूँ। मेरा ये क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ, थैंक यू तो सर, आईएफएस के लिए। ठीक है, वही चाहिए सर। हाँ, और अगर एक बार आईएफएस हो गया तो फिर तो मेरा तो हेल्प कर ही दोगे एटलीस्ट, है ना? हाँ सर, बिल्कुल डेफिनेटली सर, पूरा हाँ, सपोर्ट रहेगा सर। आईएफएस। सर क्या सही सही में पाकिस्तान में ही हुआ है या कहीं और? मजाक नहीं कर रहे हैं, बाकी नाम नाम तो आपने पूछ ही लिया है, पर अब देश का नाम काहे बताऊंगा मैं? नहीं, तालिबानिया से तो नहीं हुआ है ना? नहीं 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 नहीं, अफगानिस्तान। मतलब ये यार चाहते हो कि मैं खतरनाक अगले चीजें दिन से जो है खतरनाक हो इकोनॉमी रहा है पढ़ाना ये तो। बंद कर दूं? वैसे सर सही भी है, झगड़ा भी कम हो जाएगा। देखो पढ़ा लेने दो यार इकोनॉमी, नहीं फिर पता चले कि जो है ना वहां करवा दोगे तो फिर इकोनॉमी पढ़ाना बंद है ना। अब सर अगर ऐसा भी अभी 1.5 घंटा हो गया है अभी। हाँ? सर वो 1.5 घंटे हो गए, अभी खत्म नहीं हुई क्लास। आ, कौन कह रहे हैं? राज। राज? कहाँ क्लास खत्म होती है? राज अभी बीच में चले गए थे क्या? नहीं नहीं, हम्म। अच्छा लेट से चालू हुआ इसीलिए। हाँ, राज जल्दी में है लगता है, ब्याह व्याह कर लिए हो क्या? नहीं सर, अभी तो कहाँ, अभी तो मैं चलो तो सबसे छोटा मुद्रा होऊंगा योजना ग्रुप फिर में। सुनो, ठीक है, ताकि मुद्रा कमा के और ब्याह कर सको। चलो, मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी इसको बोलते हैं, मुद्रा। माइक्रो यूनिट्स, यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस, इसी का मैसेज। नहीं नहीं नहीं, चीन में नहीं है रीफाइनेंस, चाऊ माऊ नहीं है। रीफाइनेंस एजेंसी, चाइना में होता तो क्या हम नेपालीज बना के ले आते, है ना? चलो, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा। मुद्रा योजना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो योजना की शुरुआत है 8 अप्रैल 8 अप्रैल 2015 2015 को करी गई। इस उद्देश्य से दिल्ली में मुद्रा बैंक की स्थापना करी गई। कहाँ? दिल्ली में। किसकी? मुद्रा बैंक की। परंतु मुद्रा बैंक जो है सिडबी, सिडबी इज स्टैंड फॉर, सिडबी, जो मुद्रा बैंक है, सिडबी, सिडबी यानी स्मॉल, लिख लो, ये फुल फॉर्म पूछ लेता है खास करके जो है यूपीपीसीएस या फिर स्टेट एग्जाम में, बाकी यूपीएससी नहीं पूछेगा सिडबी का कोई फुल फॉर्म। स्मॉल इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी सिडबी के अंतर्गत
जो मुद्रा बैंक है, वेरी फर्स्ट टाइम मुद्रा बैंक की स्थापना दिल्ली में करी गई। परंतु मुद्रा बैंक जो है सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत कार्यरत है। क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, जहां पे मैं रह रहा हूं, लखनऊ, हेडक्वार्टर कहां? लखनऊ में। मुद्रा बैंक की जो स्थापना है वो 20,000 करोड़ के, हजार का सिंबल होता है ना, पता है, तो 20,000 करोड़ से इसका जो पूंजी निवेश था स्टार्टिंग में, कितना? 20,000 करोड़। ये भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा। तो स्टार्टिंग में 20,000 करोड़ रुपए में के मतलब पूंजी निवेश से इसकी स्थापना हुई। इसमें से जो मतलब मुद्रा बैंक की, इसमें से एक अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपए का अधिशेष क्रेडिट गारंटी कॉर्प्स रखा गया। 3,000 करोड़ रुपए। मुद्रा बैंक को एक पुनर्वित्त संस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्वित्त संस्थान, रीफाइनेंस एजेंसी। नाम ही यहां पर मैंने लिखा था इसी वजह से। ये क्या है? रीफाइनेंस एजेंसी। क्योंकि इसमें पूंजी जो है अब सरकार लगाती है। यह उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण देता है जो कि सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों को ऋण देते हैं। मतलब कि इस योजना, ये जो मुद्रा बैंक है, किसको? छोटे छोटे वित्तीय संस्थानों को ऋण देता है, जो वित्तीय संस्थान पब्लिक को क्या करते हैं? ऋण देते हैं। अब इस योजना के तहत तीन प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो नंबर 1, ये पता चल गया ना किसे ऋण देता है? छोटे छोटे वित्तीय संस्थानों को। जो छोटे छोटे वित्तीय संस्थान जैसे एसएचजी को ऋण देते हैं, उनके मेंबर्स को, या कुछ दूसरे कामों के लिए ऋण देते हैं। और इसके अंतर्गत जो है, इस योजना मुद्रा के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। नंबर 1, 3 प्रकार के ऋण से क्या है? शिशु प्रकार, शिशु प्रकार। नंबर दूसरा है किशोर प्रकार, किशोर प्रकार। और नंबर तीसरा है तरुण प्रकार। इसके अंतर्गत अधिकतम 50,000, इसकी मतलब 50,000 रुपए तक ही दिए जा सकते हैं शिशु प्रकार के अंतर्गत। किशोर प्रकार के अंतर्गत जो है ऋण की अधिकतम जो है राशि वो 5 लाख, विशाल सॉरी सर आज का क्लास डेटा खत्म, ओके ठीक है, जो है विशाल का मैसेज आया, जो आज जो सॉरी किशोर प्रकार में 5 लाख तक का मैक्सिमम ऋण मिल सकता है। तरुण प्रकार में जो है मैक्सिमम 10 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है। मतलब मैंने आपसे कहा कि भाई जो मुद्रा बैंक है, सूक्ष्म इकाइयों को, जो छोटी छोटी सूक्ष्म इकाई है, उन संस्थानों को ये पैसा देता है। और वो सूक्ष्म संस्थान किन्हें पैसा देती हैं? जो है पब्लिक को पैसा देते हैं। इस योजना के अंतर्गत, मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। शिशु प्रकार जो कि 50,000 तक का, किशोर प्रकार 5 लाख तक का, तरुण प्रकार जो है 10 लाख रुपए तक का। भारत में अत्यधिक आबादी के कारण सरकार के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को दे पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो बड़ी औद्योगिक इकाइयां जो धीरे धीरे जो है स्वचालित मशीनों के प्रयोग पर, जो है ऑटोमेटिक मशीनों के प्रयोग पे जोर दे रही है। अब वे भी जो है रोजगार के पर्याप्त अवसरों को जन्म नहीं दे पा रही हैं या नहीं दे सकती हैं। तो सूक्ष्म और लघु इकाइयां जो श्रम पर अधिक आश्रित है, तो वे न सिर्फ रोजगार का एक प्रमुख साधन है, बल्कि वे रोजगार के पर्याप्त अवसरों को भी जन्म दे रही है। तो इस योजना के अंतर्गत, अर्थात मुद्रा योजना के अंतर्गत, एक व्यक्ति किसी सूक्ष्म इकाई की स्थापना के लिए बिना कुछ गिरवी रखे बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकता है। कोई चीज उसे गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। यही मुद्रा योजना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, मुद्रा बैंक बता दिया। यहां तक बताओ किसी प्रकार से कोई डाउट हो? इसके बाद सर ये 30,000 करोड़ का कॉप किया है सर, आपने कॉप बोला, वो 3,000 क्या? करोड़, 3,000 करोड़ का मतलब अतिरिक्त। देखो जब मुद्रा बैंक की स्थापना करी गई तो 20,000 करोड़, कितना? इतना पेड अप कैपिटल था। पेड अप कैपिटल बता देता हूं,
इसको जो है प्रदत्त पूंजी कहते हैं, पेड अप हम्म। कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है, इसको प्रदत्त पूंजी, कि किसी भी संस्था की स्थापना के दौरान जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फंड की, पेड अप कैपिटल। तो 20,000 करोड़ का तो जो है मिनिमम पहले जो है फर्स्ट टाइम, इसके बाद 3,000 करोड़ का और एक अतिरिक्त सरप्लस में जो कॉप्स, एक जो है कोष तैयार किया गया, ठीक है। तो ये था इसमें से। तो आपसे ये दोनों के बारे में पूछ सकता है, इस वजह से इसको जो है करके डिटेल एक्सप्लेन किया है। ठीक यहाँ है तक सर, बताओ। कोई डाउट नहीं सर, आ गया समझ में। चलो अगला सब हेडिंग है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयां, जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, या इसी को एमएसएमई एमएसएमई श्रम पर अत्यधिक आश्रित होती सर है। इसका फुल फॉर्म क्या है, वापस से बोल दीजिए। हाँ, माइक्रो लिख देता हूं, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म, हिंदी वाले याद रखना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयां, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो चलो, एमएसएमई श्रम पर जो है श्रम पर अत्यधिक आश्रित होती है। एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाइयां या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये एमएसएमई श्रम पर, लेबर पर बहुत ज्यादा आधारित होती है या उसी पर आश्रित होती है। यहां से एमएसएमई से रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर पनपते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि वे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसरों को जन्म देती है। भारत में करीब 7 करोड़ से ज्यादा, 7 CR से ज्यादा एमएसएमई है। 7 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई है, जो कि अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई है। परंतु एमएसएमई की दशा भारत में अच्छी नहीं रही है। अब उनके लिए बड़ी इकाइयों से जो है कंपटीशन में रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एमएसएमई को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से टाइम टू टाइम सरकार अलग अलग योजनाएं जो है स्कीम्स लेके आती है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भाई इनको जो है दिया गया लाभ इनको ही मिले, और इनकी पहचान क्या है अनिवार्य हो जाती है। इस उद्देश्य की एक्चुअल में पता भी तो होना चाहिए, तो इस वजह से इनकी जो पहचान है वो क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। अब इनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए 2006 में वेरी फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्ट पारित किया गया, और इसके माध्यम से इनको परिभाषित किया गया वेरी फर्स्ट टाइम 2006 में। अरे हमें पता भी तो होना चाहिए कि कौन एमएसएमई के अंतर्गत आता है, कौन नहीं आता है। तो वेरी फर्स्ट टाइम 2006 में एमएसएमई एक्ट पारित किया गया। प्रारंभ में इनकी परिभाषा, प्लीज फोकस करना, प्रारंभ में स्टार्टिंग में इनकी जो परिभाषा है, मशीनों उपकरणों, टेक्निकल है थोड़ा सा, प्लीज, मशीनों उपकरणों इनको, इनकी खरीदारी में जो पैसा लगता था, निवेशित पूंजी, इस पर आधारित थी। सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के लिए परिभाषा डिफरेंट हुआ करती थी। जो सर्विस सेक्टर के लिए और जो विनिर्माण सेक्टर के लिए अलग अलग जो है एमएसएमई के लिए परिभाषा डिफरेंट हुआ करती थी। और उस आधार क्या था कि जो मशीन खरीदने में, भाई आप कोई जो है छोटा मोटा अपना मान लो कि इंटरप्राइजेस खोल रहे हो, कोई कंपनी खोल रहे हो, तो मशीन लगाओगे, उपकरण लगाओगे, तो इसमें कितना पूंजी निवेश होगा इस पर आधारित हुआ करती थी इनकी परिभाषा 2006 एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत। लेकिन 2018 में इसकी परिभाषा बदल गई, इसमें परिवर्तन किया गया। परिभाषा में क्या है भाई, परिभाषा में परिवर्तन किया गया।
अब जो है परिभाषा को वार्षिक राजस्व के आधार पे तय किया गया, जो एनुअल रेवेन्यू है उसके आधार पे क्या किया गया भाई, तय किया गया। तो वर्तमान में विनिर्माण यानी जो है मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए जो परिभाषा है वो अलग अलग नहीं है, मतलब समान है, चाहे वो मैन्युफैक्चर सेक्टर हो चाहे सर्विस सेक्टर हो। उदाहरण के तौर पे कि आपने कोई इंटरप्राइजेज कोई कंपनी खोली, तो आप हो सकता है कि कोई सर्विस दे रहे हो, सर्विस सेक्टर की हो सकता है कि कोई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो अब परिभाषा पहले अलग अलग थी, लेकिन अब परिभाषा क्या है, दोनों के लिए समान है। तो अब देखो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के दौरान इसकी नई परिभाषा दी गई। तो नई परिभाषा क्या है ये ध्यान रखना। अच्छा, कभी आप सोचते नहीं हो कि मैं जो है पुरानी चीजें क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप नई चीज को अच्छे से कनेक्ट कर सके, ठीक है, बेहतर ढंग से, इस वजह से जरूरी हो जाता है। नहीं 2000, मुझे पता है कि 2006 की चीजें नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, ठीक 20 साल होने को है, 2-3 साल बाद, लेकिन अगर आप उसका हमें बैकग्राउंड पता होगा तो आप आसानी से नई चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। खैर छोड़ो, वापस से देखो कि नई परिभाषा एमएसएमई की क्या है। पहला कि वो इकाइयां जिनका निवेश 1 करोड़, मतलब ऐसी कोई कंपनी है, किसकी कंपनी का, नया जो है सूरज की एक कंपनी है, जिसमें से जो ध्यान से सुनिएगा, जो निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट कितना 1 CR का, और जो रेवेन्यू है वो 5 CR का, रेवेन्यू जो राजस्व है 5 CR तक का हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, यहां पे लिख देते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो यूनिट या माइक्रो इकाई। ऐसे समझो कि सूरज साहब ने एक कंपनी खोली जिसमें से इनने 1 करोड़ रुपया लगाया, या उससे कम लगा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और इनका जो रेवेन्यू है, मतलब जो रेवेन्यू अलग, देखो निवेशित पूंजी अलग और रेवेन्यू अलग, तो 1 साल में जो वार्षिक रेवेन्यू है 5 करोड़ रुपए तक का है, तब उनकी उस कंपनी को माइक्रो यूनिट कहा जाएगा, माइक्रो के अंतर्गत रखा जाएगा। तो नंबर कंडीशन 1, माइक्रो मतलब सर वार्षिक रेवेन्यू होना चाहिए इसमें 5 है? करोड़, वार्षिक रेवेन्यू 5 करोड़ होना हाँ, चाहिए। वार्षिक रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। चलो हाँ सर। अब मान लो कि यहां पर जो है हुमा की एक कंपनी है, इनने उस कंपनी में 10 CR रुपया लगाया, 10 करोड़, और इनकी उस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 50 करोड़ तक का है, 50 CR तक का है। तो इनकी इस कंपनी को क्या कहा जाएगा, स्मॉल इंटरप्राइजेस, स्मॉल यूनिट या इंटरप्राइजेस एक ही बात है, सॉरी, स्मॉल यूनिट। चलो अब यहां पर जो है तीसरे नंबर पर हम आते हैं, और यहां पर अब कंपनी लेते हैं, किसकी कंपनी ले लें, कंपनी आधे तो भाग गए, चलो किनकी कंपनी ले लेते हैं, राज की लेते हैं। अब यहां पर जो है इनका डेटा ही चला जाता है। एक कंपनी है, मान लो राज ने डाली, तो इसमें इन्होंने 50 CR निवेश किया, लगाया, और इनका 250 CR क्या है, रेवेन्यू है, 250 CR रेवेन्यू है। तो इनकी कंपनी को मीडियम यूनिट कहा जाएगा, मीडियम यूनिट कहा जाएगा, मीडियम यूनिट कहा जाएगा, मीडियम यूनिट। सर ये राज वाला वापस से बताइए सर। इनने जो है कंपनी खोली, 50 CR निवेश किया स्टार्टिंग में, और इनका रेवेन्यू 250 CR करोड़, ठीक है। तो इनकी कंपनी जो है किसके अंतर्गत आएगी, मीडियम। मतलब सर कम आया हुआ है इस वजह से, क्या है, मतलब सर ये इन्होंने 50 लगाया हुआ है और 2.5 करोड़ इनका रेवेन्यू आया है, 250 करोड़, नॉट 250 करोड़, हाँ। 250 करोड़, इसलिए सर इसको मीडियम यूनिट बोल रहे हैं। हाँ मीडियम बोलेंगे, मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है सर। ठीक है। अब आगे देखो, अब वार्षिक गणना की, वार्षिक राजस्व की गणना में निर्यात से प्राप्त आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप जो बाहर भेजोगे, निर्यात करोगे, उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, जो आय प्राप्त होगी,
उसे सम्मिलित नहीं करोगे। नंबर 1 कंडीशन है। और वह इकाइयां जो इन तीनों श्रेणी में ना आए, ठीक है, जीरो से तो यहाँ तो आप जान रहे हो कि जीरो से, ठीक है, तो जो तीनों श्रेणी में ना आए उन्हें हम लार्ज इकाई या फिर जो है बड़ी इंटरप्राइजेज या बड़ी कंपनी बोलते हैं। और भारत में कार्यरत करीब 99% जितनी भी इंटरप्राइजेज हैं वो एमएसएमई प्रकार की, मात्र 1% जो लार्ज टाइप की है, जो इन तीनों में ना आए उसको हम बड़ी कहेंगे। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो? जी सर, 1 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ के अंदर ये तीनों कैटेगरी आएंगी। हाँ जैसे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ की रेवेन्यू रहा नेटवर्थ ऐड करके उसमें, हाँ, है ना, तो ये तो माइक्रो में आ गई। माइक्रो में आ गई, ठीक है। सेकंड आपने मेंशन कर दिया, तीसरा भी कर दिया। इससे ऊपर जो रकम जाएगी तो वो फिर इससे ऊपर उसमें जाएगी, क्या बता रहे थे आप? अगर देखो 10 करोड़ तक का निवेश है, इन्वेस्टमेंट 10 जी। करोड़ का हो, रेवेन्यू जो है 50 करोड़ का है, ठीक है, हम्म, तो ये जो है स्मॉल में जाएगी, स्मॉल यूनिट। तीसरी मैंने बताया कि निवेश, आपने निवेश इन्वेस्ट कितना किया? 50 करोड़। 50 करोड़। आपका रेवेन्यू कितना बना? 250 करोड़ रुपए तक का, तो ये आएगी मीडियम इंटरप्राइजेस में। लेकिन अगर मान लो कि इससे ऊपर हो, ये कैटेगरी जो तीनों में से कोई ना हो, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये जीरो से शुरू होता है ना, 1 करोड़ तक, तो 1 करोड़ से ऊपर नहीं होगा, जीरो से हो सकता है कि मान लो ऐसे सोचो ना कि यहाँ पे आपने 10 रुपया लगाया और 5 करोड़ तक का रेवेन्यू है, या फिर मान लो 10 रुपए का रेवेन्यू है, तो ऑब्वियसली ये माइक्रो में ही आएगी। ये तो मैंने मोस्ट मतलब सबसे बड़ी लिमिट बताई। तो जो तीनों में ना आए वो लार्ज स्केल है, ठीक है। मतलब 250 करोड़ से ऊपर वाली रकम इतनी फिक्स है गवर्नमेंट की तरफ से कि 250 करोड़ से ऊपर जो भी जिसका नेटवर्थ या इन्वेस्टमेंट से ऊपर होगा, आई मीन सालाना कमाई जो होगी, वो फिर इससे ऊपर वाली कंपनियों में हाँ, आएगी। वो जो है लार्ज में आएगी, बड़ी कंपनियों में आएगी, लार्ज में आएगी, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी ठीक है। जी, ठीक, ओके सर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर, कोई क्लियर। डाउट नहीं। तो यहाँ आज जो है हम यहीं तक पढ़ेंगे, चले मत जाना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कल शुरू करेंगे। ठीक है सर। अब बताओ यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सूरज, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, याद है ना सूरज? जी सर, मैं बिल्कुल अभी करूंगा, थोड़ी देर में क्लास कर लूं। हाँ, तो ये नंबर है। और जितनी आपकी क्लास छूट गई है, आपको एक ये मौका है, चाहो तो आप लाइव क्लास कर लेना। मतलब नेक्स्ट जो जैसे सेशन, मतलब ये इकोनॉमी समाप्त होगा, इकोनॉमी अभी 3 ही चैप्टर हुए हैं, करीब जो है 10% इकोनॉमी, लगभग 12% 15% हुई है। इसका चाहोगे तो रिकॉर्डेड भेजूंगा, पर फिर क्या ही रिकॉर्डेड करना है, तो फिर कहीं करना। तो लाइव में जो मजा है वो रिकॉर्डेड में है ही नहीं, ठीक है। हाँ सर, डाउट क्लियर नहीं होता उसमें। हाँ, तो आप जो है लाइव ही, तो जो छूट गया है वो पोर्शन जो है एक साइक्लिक मैनर में आके वो हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना, ऑफ ठीक है। कोर्स सर। सर वो कल से रितेश सर की प्रीवियस। क्लास जो है मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है 11 बजे। 12 बजे जो चल रहा है वो आपका चल रहा है पॉलिटी, स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रात को 12 बजे? नहीं 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 रात को 12 बजे नहीं, दिन को 12 बजे, ओके ओके सर। ठीक है। लाइव, सभी लाइव क्लासेस रहेंगी। ये नंबर है 9555031427, राइट। इस सर ये नंबर पे, आपका नंबर है? हाँ ये मेरा नंबर है, इसमें आप एसएमएस कर देना तो मैं जो है उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सर हिस्ट्री के नोट्स भेज देना। सर मैं लाइव तो ज्वाइन करूंगा ही, बट जो मेरा पिछला रह गया है प्रीवियस वाला, तो रिकॉर्डेड की लिंक शेयर कर देंगे आप उस पर? रिकॉर्डेड मैं एक काम करूंगा, बिल्कुल लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप चाहो तो रिकॉर्डेड भी कर सकते हो। जी 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 सर। ठीक है राज, मैं हिस्ट्री का नोट्स जो है भिजवाता हूँ, मुझे कल का टाइम दें प्लीज राज। हाँ ठीक है, वो क्या है ना सर, ऑन साथ में लिखवा दे, तो मेरा पहले का देखे नहीं क्लासेस, अच्छा 2 दिन छूट गए, तो मैं क्या एक साथ लिख लूं तो फिर मेरा भी रिवाइजन हो जाए। हाँ, और ध्यान रखना नोट्स प्रॉपर बनाना है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि ये क्लास आप खुद ही देखो ना कि ऑफलाइन की तरह हमारी ये क्लास का नेचर हो जाता है, हाँ सर। ठीक है।
सर तो इसमें तो खुद ही नोट्स बन जाते हैं, जो आप बोलते हैं तो वो लिख ही लेते हैं सर। तो एक प्रॉपर नोट्स होगा ना, तो फिर फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देते रहेगा, नो वरी। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना कि पढ़ के और आप संबंधित टॉपिक रिवीजन करके संबंधित टॉपिक का लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि क्लास का नेचर क्या है। सो ठीक है। और कल से सूरज जो है टाइम से करेक्ट 9 बजे, मैं 9:02 भी लेट नहीं होता। आज 15 या 20 दिनों में आज पहली बार जो है 15 मिनट लेट नहीं, जो कि बता के गया। क्या हुआ कि मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, तो ऑप्शनल पढ़ा रहा था और ऑप्शनल की हमारी क्लास 15 मिनट पहले खत्म हुई। तो मुझे जो है खाना मैंने स्टार्ट किया ठीक 9 बजे से, तो 15 मिनट तो एटलीस्ट लग जाते हैं। ठीक है, बाकी का डेली थोड़ी ना 9 बजे खाऊंगा, तो बाकी हमारी क्लास जो है 9 ही बजे से। और हमारी क्लास जो है मंडे टू संडे चलती है। सॉरी, मंडे टू संडे मतलब 7 दिन चलती है, सैटरडे को छोड़ के। सैटरडे सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है, तो सैटरडे क्लास नहीं होती है, ताकि रिवाइज करके और संडे को टेस्ट दे सको। ओके सर, तो सैटरडे को छुट्टी रहेगी, उस दिन रिवाइज करें। हाँ, रिवाइज करना होगा पूरा, और रिवाइज करने के बाद जो है संडे को पूरा टेस्ट होता है, सेम टाइम टेस्ट होता है। लाइव टेस्ट होगा सर? हाँ, लाइव टेस्ट ही होगा। जी जी, ओके सर। तो ये ध्यान रखिएगा सभी। हुमा, प्रतिभा, और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन? और नो सर। सर प्रभा? एक ही क्वेश्चन है, हाँ, आप शादी कब कर रहे हैं? ये भी जो है ना, सरकार सर बदल ये जाए, हाथ धो के पीछे पड़ गई। सरकार बदल जाए तो कर लेंगे। तो सर मैं दुआ मांगना शुरू कर देती हूँ, फिर तो आपके लिए तो इतना बनता है हमारा। तो जरूर। और राज ने तो वैसे ही कह दिया कि वो तो मुल्क ले आएगा आपके लिए। नहीं, तब तो और भी बढ़िया है। तो बस सही है फिर तो। चलिए, तो ठीक है फिर जो है। थैंक यू सर। हाँ, मिलते हैं। अच्छे से बढ़िया पढ़ाई करो, कोई इशू हो तो आप फिर बताना सब लोग, ठीक है? ओके सर, ठीक है सर। ठीक है सर, बाय, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट। सर गुड नाइट। गुड नाइट।